हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी में। स्वागत है आप लोगों का इवनिंग की क्लास में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं भाई कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है ना। बिल्कुल सही बात है यही कि हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपनी पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, आप लोगों को पता है। तो जी आप लोगों को बेटा एक चीज हम आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज आपको दिखाना चाहेंगे। वो चीजें क्या हैं वो आपको हम अभी बता देते हैं, दिखा देते हैं। आज आपको अपने कोर्स के अंदर नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन मिले होंगे, है ना। आज आप लोगों के कोर्स में बहुत सारी चीजें अपलोड हुई है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो उनकी गलती, और जिन्होंने देखा तो वो बहुत अच्छी बात है बेटा जी। आ, कैसे लॉग आउट हुआ? ओटीपी वेरिफिकेशन लगा दिया, हमारे अकाउंट पर ओटीपी वेरिफिकेशन लग गया है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मैं ये लाइव वाला तो अपडेट पता ही है, लाइव वाला अपडेट हो गया है, ठीक है। अब जैसे बेटा आप यहाँ परचेजेस में जाते हो और आप अपना कोर्स ओपन करते हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स ओपन करता हूँ, तो आज आपके कोर्स में बहुत सारी चीजें बेटा नई नई अपलोड कराई गई है। वो क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो आप बेटा यहाँ पर आओगे। जैसे मैं इनऑर्गेनिक की बात करता हूँ, तो आपके जो ज्यादा वीडियो लेक्चर्स थे, लाइव क्लासेस, वो सब हटा दी गई हैं। और जो आपके क्या है बेटा, ऐसी इनऑर्गेनिक और ऐसी एचएपी दोनों में हो चुका है। मैं अब आपको इनऑर्गेनिक का बता रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिक्स में भी हो जाएगा। आपकी जो इस सेशन की लाइव क्लासेस हुई है, खाली वही लाइव क्लासेस यहाँ पर अपलोड करा दी गई है, ताकि कि आपको कंफ्यूजन ना लगे और कुछ भी चीज आप कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। पहला चीज तो बेटा आप लोगों के लिए ये किया गया। दूसरा चीज जो आप लोगों के लिए हुआ है वो बेटा मॉडल पेपर को लेकर के हुआ है। देखो, मॉडल पेपर के आप लोग सॉल्यूशंस अगर जो देखना चाहते हैं तो यहीं से ही देख सकते हैं। कैसे? आप जस्ट वॉच पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप अपना वीडियो चला सकते हैं, है ना। हम आपके सामने अभी प्रकट होंगे, एक मिनट रुक जाना बस। प्रकट हो, प्रकट हो, जल्दी हो जाए भाई। देखो ये आ गया मैं, है ना। कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के सामने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो मैंने पिछले लास्ट टाइम सोल्व कराया था, वो आप लोगों के लिए है। और ये एग्जाम रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, वो सब आप लोगों की यहाँ पर अपलोड करा दी गई है, ठीक है जी। कोई किसी का डाउट सेशन था, ये 1.5 घंटे के लेक्चर्स है ना। ये मैराथन से पहले मैंने पिछले साल लिए थे। यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी चीजें ओपन कर दी गई हैं, ताकि कि आप लोगों के अगर जो एग्जाम भी नजदीक आ गए तो आप लोग क्या बेटा उनको कर सके, इजिली पढ़ सके। ओके, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए। अब यहाँ पर देखो बेटा, मॉडल पेपर पीडीएफ, आप लोगों के लिए मॉडल पेपर्स के पीडीएफ अपलोड करा दिए गए हर एक सब्जेक्ट में।
आप जैसे देखो यहाँ पर मॉडल पेपर फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि कि इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज एक पैटर्न फॉलो करते हैं और आरजीपीवी अलग पैटर्न फॉलो करती है। तो आरजीपीवी के अलग मॉडल पेपर बनाए गए हैं और जो हमारे अलग यूनिवर्सिटीज हैं, ऑल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अलग मॉडल पेपर बनाए गए हैं। जहां पर एक मॉडल पेपर आपका ओपन है, अभी दो मॉडल पेपर आपके कब ओपन होंगे, देखो ये दूसरे नंबर वाला बेटा मॉडल पेपर आपका ओपन होगा 19 तारीख को दोपहर 1:14 पर। अगला मॉडल पेपर आपका ओपन होगा 26 तारीख को दोपहर 1:14 पर। ऐसे डेली आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए शेड्यूल कर दी गई है, जो कि आपको दिन प्रतिदिन नई नई चीजें आपके कोर्स के अंदर आपको अपलोडेड दिखाई देंगी। अभी ये लेक्चर होने के बाद में आप अपना देखना, तो आपको सारी चीजें, बहुत सारी चीजें शेड्यूल हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड कर दी गई है चीजें। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर देखो मॉडल पेपर अपना ऑन करोगे, तो यहाँ पर देखो आपको कुछ इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर खुल जाएगा। मॉडल पेपर यानी कि जैसे आपका पेपर आते हैं, ठीक है, ये मॉडल पेपर आपके सामने आपका ओपन होकर के आ जाएगा बच्चे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ऐसे फॉर्मेट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके बाद में ये आरजीपीवी के लिए है, इनऑर्गेनिक का मॉडल पेपर नंबर 1। यहाँ पर देखो आरजीपीवी का पेपर ऐसा ही आता है जैसा हम लोगों ने डिजाइन किया है यहाँ पर। ठीक है, आरजीपीवी का पेपर ऐसे ही आता है, आप लोग इस पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसके पेपर आ गए, अभी तो टाइम टेबल आया नहीं है खैर, बट अगर जो आ जाता तो आप इनके बेटा अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी ये स्टार्टिंग फेज है, अभी आप लोगों के लिए और भी पेपर्स इसके अंदर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होने में कोई भी दिक्कत हमारी तरफ से नहीं आएगी। ये आप लोगों का हो गया बेटा मॉडल पेपर वाला सेक्शन। उसके बाद में जो आप लोगों को नई चीज और क्यों प्रोवाइड कराई गई है आज, ये रहा, ये जो बेटा आपको ये वन शॉट मैराथन क्लासेस वाला फोल्डर ये ओपन करा दिया गया बेटा आप लोगों के लिए। जो पिछली बार मैराथन क्लासेस हुई थी वो आप लोगों के लिए ओपन करा दी गई है, यानी कि ऑन करा दी गई है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आप जस्ट इसको बेटा ओपन कीजिएगा इस फोल्डर को। यहाँ पर देखो मैराथन क्लास वन शॉट वीडियो, यहाँ पर आप जैसे पहला ही वीडियो ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिखेगा बेटा, एक मैराथन क्लास दिखाई देगी 6 से 6.5 घंटे, कितने की 5.5 घंटे की क्लास है। इसके अंदर आपको वन शॉट में टोटल 5 यूनिट का एक साथ में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जिसको लगता है कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसे एक बार रिवाइज करके फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करने या फिर पढ़ने हैं, तो वो एक बार इस लेक्चर को देख ले। ये 2 बार मैराथन क्लासेस हुई थी बेटा, एक ये रहा, ये मैराथन वन शॉट इनऑर्गेनिक था, ये मैराथन 2.0 है। आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो बेटा मैराथन 2.0 आप लोग यहाँ से अपनी चला सकते हो, अपनी स्टार्ट कर सकते हो। मैराथन 2.0 हमारी 6.5 घंटे की हुई थी, तो इसमें भी आपको टीचर सेम ही मैं ही दिखाई दूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हुआ एचएपी आपको बबीता मैम, एनालिसिस आपको निकिता मैम, फार्मास्यूटिक्स आपको अवनीश सर। तो इस तरीके से आप लोग अपना बेटा यहाँ से ये भी देख सकते हो। इसके पीडीएफ मास्टर कोर्स में अपलोडेड है, देखो 5 यूनिट का पीडीएफ एक साथ में आप लोगों को मिल जाएगा वन शॉट मैराथन क्लास का। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग अपना स्टडी कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट बहुत है बेटा, कंटेंट बहुत है, बस जस्ट आपको देखने की जरूरत है। मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ ताकि इन चीजों का आप लोग क्या है फायदा उठा सके। ठीक है बेटा, ये वन शॉट मैराथन हो गया। ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारे पिछली बार हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, है ना, जैसे आपका यूनिट नंबर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बेटा आप यहाँ से पढ़ सकते हो पहले से ही, है ना, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए थे। पहले हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते थे, आप लोगों के डाउट सेशन लेते थे, है ना, आप लोगों को जो डाउट रहता था, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते थे, ओके, आप लोगों के इस तरीके से क्वेश्चंस प्रिपेयर होकर के आते थे और आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता था। देखो यहाँ पर भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो हर बार आपको एक अलग फॉर्मेट में चीजें दिखाई देंगी। ऐसा नहीं होता है कि इस बार जो पीपीटीज है अगली बार उनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड हुआ होगा, मिलेगा पिछले से ज्यादा। मैं ही नहीं बोलता कि सेम मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, ये आपका ये 2022 पेन किलर के नाम से, यानी कि 2022 क्यों रखा गया, इसका नाम क्यों नहीं चेंज किया बेटा, क्योंकि हम लोग धोखे में नहीं रखना चाहते। 2022 में चीजें हुई थी तो आप उनको देख लीजिए, 2023-24 में ये लाइव क्लास हुई है, तो आपको इसका 2023-24 के नाम से फोल्डर बना दिया गया है। ठीक है जी, उसके बाद में बेटा जो आपका नया आज ऐड ऑन हुआ है चीजें आपके कोर्स के अंदर, वो क्या है, जो आप लोग बोल रहे थे, आपका हर एक यूनिट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड हो गया है। हर सब्जेक्ट में बेटा आपको आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल गया है। ठीक है, आपका हर एक जैसे मैंने अभी यूनिट नंबर 3 का ओपन किया है, अभी मैं इसके बाद में आपका यूनिट नंबर 4 में आता हूँ, तो यूनिट नंबर 4 में भी आपका पीडीएफ अपलोड हो गया।
यूनिट नंबर 5 में बेटा आपका पीडीएफ अपलोड हो गया है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 के अंदर आपके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं इसी के नीचे इसी फोल्डर में बेटा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मास्टर कोर्स और कंप्लीट ईयर मास्टर कोर्स में इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, वो आज या कल में ये भी चीजें हो जाएंगी। ठीक है बेटा, पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसका पीडीएफ हर एक कोर्स में अपलोड हुआ है, ऐसा नहीं है कि खाली मास्टर कोर्स में अपलोड हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर कोर्स में मिलेंगे, बट उनका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ रहेगा वो खाली मास्टर कोर्स में मिलेगा। ठीक है, और आज आप लोगों के लिए क्या नया ऐड किया गया है कोर्स के अंदर, ये लाइव क्लासेस आपकी जो इस बार हुई है वो सभी के सभी यहाँ पर ऐड कर दी गई है। ठीक है, और नया क्या ऐड हुआ, लाइव क्लासेस हो गया, मॉडल पेपर हो गया, पेन किलर वाला बता दिया, वन शॉट बता दिया, और वीकली टेस्ट आप लोगों का अब यहाँ पर भी अपलोड करा दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का। जैसे मैं अपने जितने भी वीकली टेस्ट हुए उन सबको अपलोड करा देता हूँ। ठीक है, हर सब्जेक्ट का जितने भी वीकली टेस्ट हुए वो आपको वीकली टेस्ट वाले फोल्डर में यहाँ पर भी अपलोड करा दिया करेंगे, ताकि आप बाद में देख सके। जिसको अटेंड करना वो अटेंड करेगा, उसको फीडबैक मिल जाएगा, जिसको नहीं अटेंड करने को वो नहीं अटेंड कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ मिले हुए ही हैं, ये हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों के सारी चीजें हैं, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ है यहाँ पर आप लोगों को, और तो सारी चीजें बेटा प्रोवाइड कराई गई है हमारी साइड से। ऐसा नहीं कि खाली इनऑर्गेनिक में चीजें हुई हैं, आपका बेटा देखो मॉडल पेपर आपके इसके अंदर भी ऐड हो गया, आरजीपीवी का मॉडल पेपर्स एक ही सेट अभी पर, लेकिन आपके अदर यूनिवर्सिटीज के 3-3 सेट है, या फिर और भी सेट अपलोड होंगे मास्टर कोर्स में, टेंशन मत लेना। आपका यहाँ पर देखो वन शॉट मैराथन अपलोड हो गया, पेन किलर वाला आ गया, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके अपलोड हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अभी अपकमिंग में है ना, यहाँ पर अभी शेड्यूल किए हुए। ओके, और आपका और कहाँ पर गया, और क्या था, एनालिसिस, एनालिसिस में देख लो, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके अपलोड हो गए यहाँ पर, देखो ये हो गए अपलोड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनालिसिस में भी। ठीक है जी, एचएपी में भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, एचएपी में मैं दिखा देता हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे, एचएपी के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके अपलोड हो गए। एचएपी की जो इस बार हाल ही में लाइव क्लासेस हुई हैं वो भी अपलोड करा दी गई हैं, देखो आपकी जो 2023-24 बैच के लिए जो लाइव क्लासेस हुई हैं वो यहीं पर अपलोड करा दी बेटा। आपकी जो यूनिट नंबर 5 की लाइव क्लास चल रही है, मैम से मैंने बोल करके पीडीएफ भी अपलोड करा दिया आप लोगों के लिए, तो सारी चीजें आपकी स्मूथली अब चल रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 दिन में आपको और भी कुछ नई जो चीजें मिसिंग है इनमें से वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, टेंशन मत लिया करो बस आप लोग, आप लोगों के लिए ही सारी चीजें की जा रही है। भाई देखो अब मैंने कोर्स ओपन किया है तो मैं टेस्ट का भी बता देता हूँ आपको, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो बेटा आप यहाँ टेस्ट वाले फोल्डर पे आओगे, यहाँ पर देखो आपको एक फोल्डर दिखाई दे रहा है वीकली टेस्ट 2023 के नाम से। ठीक है, आप इस वीकली टेस्ट 2023 पर जैसे ही क्लिक करोगे बेटा तो आपको है ना ऐसे इस प्रकार से एक टेस्ट दिखाई देगा, ऐसे इस प्रकार से एक टेस्ट दिखाई देगा। इस टेस्ट पर बेटा यहाँ पर अटेम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी ये टेस्ट स्टार्ट नहीं हो, ये स्टार्ट हो गया है, ये खत्म हो भी हो चुका है, 26/11 को ये खत्म हो चुका है। ऐसे आपको अभी जो अगला संडे आने वाला है उसमें सुबह 9 बजे आपको एक टेस्ट अपलोड दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर आपको क्या है, अगर जो आप 9 बजे से पहले देखते हो तो इसी प्रकार से एक इंटरफेस दिखाई देगा, फिर उसके बाद में 9 बजे आपको वहां पर अटेम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करूंगा यहाँ पर अभी एक टेस्ट अपलोड करके दिखा दूं सभी लोगों को। एक टेस्ट कंडक्ट कर लूं क्या, 1 मिनट रुको। एक दिखा दूं क्या कंडक्ट करते। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, स्कॉलरशिप सभी को मिलती है, 2 साल पहले से एंट्रेंस एग्जाम आया, ये सब बोलने वाली बात है। अगर जो कॉलेज वाले स्कॉलरशिप देना नहीं चाहते और तुम्हारी स्कॉलरशिप खा जाना चाहते हैं, क्या खा जाना, क्या करना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं, है ना, कहा जाना चाहते हैं, कहा जाना चाहते हैं, का, तो बेटा वो तुम्हारी स्कॉलरशिप के बोल दें, तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तुमने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया, ये वो स्कॉलरशिप तब फाइनल होगी काउंसलिंग के थ्रू जब परमानेंटली ये बोल दिया जाएगा कि जिनका एडमिशन स्कॉलरशिप के सॉरी जिनका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगा खाली उनको ही स्कॉलरशिप मिलेगी। एकेडू ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, है ना,
तो फिर प्राइवेट कॉलेज वाले ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो ये तो गलत बात है। अच्छा, एक मिनट रुको बेटा, जस्ट अ सेकेंड। बेटा मैंने सुबह तो बोला भी नहीं है, मैंने बोला है कि जब आपका जी संडे होगा उस दिन सुबह को, पहले बुरी बातें सुना करो। फर्स्ट सेमेस्टर है ना तुम लोगों का, एक मिनट रुक जाओ बस। सब्जेक्टिव टेस्ट कितनी तारीख का है टेस्ट? फार्मास्यूटिक्स। एक मिनट रुको, यहाँ पर अभी मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया आप लोगों के लिए, आएगा तो। नहीं आया, कौन से सब्जेक्ट में समझ लगे? ओ शिट शिट शिट, ये मंथली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट तो स्टार्ट हो गया। एक मिनट रुक जाओ, मंथली भी नहीं आया, पर हाँ इसमें इनबिल्ड नहीं किया होगा ना, ऐसा है। कौन सा वाला टेस्ट है? 24/11 वाला है क्या? 26/11 वाला? हो गया। अब की बार अगर जो ये नहीं हुआ ना, अब क्या दिक्कत होगी भाई तुझे? हो जा प्लीज यार, टाइम क्यों वेस्ट करवाते हो? मैंने इसी वजह से गुस्सा आता है यार इन लोगों पे बस। ओ भाई ये एडिट क्यों नहीं हो रहा? ओ ये एडिट ही नहीं हो रहा। रुक जाओ बेटा एक मिनट। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर बेटा तुम्हारा टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें टाइम लगेगा फिर। ठीक है, यहीं पर टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके टेस्ट ओपन हो जाएगा। अपलोड असाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा पीडीएफ बना करके तुम वहां से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, आ जाओ बैक टू द अपना लेक्चर आते हैं। ओके जी। और हाँ, आज एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। सर बी फार्मा का कोर्स नहीं हो पाया है, मैंने आज क्लास बाय की बीएसपी से, क्या करे सर अब है? सर बी फार्मा का कोर्स नहीं हो पाया है, बेटा क्या क्या भाई, क्या मतलब कि मैं समझा नहीं मुनीश। आई कांट अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो। सभी का कोर्स नहीं हो पाया है, मैंने आज क्लास बाय की बीएसपी से, क्या करे सर अब? सर जी मेरा कॉलेज में यूनिवर्सिटी है, क्या वहीं से पेपर बनेगा? कॉलेज में यूनिवर्सिटी है मतलब प्राइवेट है क्या? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो बेटा पेपर वहीं पर ही बनता है। ठीक है, चलो आ जाइए अब फटाक से आ जाओ भाई, देखो बिना टाइम वेस्ट किए। यार एक तो
आ जाओ। हम लोगों ने कल 2 नंबर के क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर लिए थे, है ना। आज हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि कि जो बच्चे कल ज्वाइन नहीं किया था उनको उनको थोड़ा सा ठेस लगे, उनको थोड़ी सी ठेस पहुंचे। हाँ, पीडीएफ की बात नहीं है, मुझे पीडीएफ टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा एक। चलो आ जाओ। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात की जाए बेटा यूनिट नंबर सेकंड से, और इसको स्टार्ट करने से पहले पहले एक चीज मेरी सुन लो कि आपका इस बार वीकली टेस्ट में क्या है। ध्यान से सुनना, बस धड़कने रोक करके। वीकली टेस्ट सिलेबस, वीकली टेस्ट। एक चीज बेटा ध्यान से सुनना, जो आपका इस बार का वीकली टेस्ट रहेगा, जो इस बार का आपका वीकली टेस्ट रहेगा, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स रहेंगे बेटा आपके कितने? 40 नंबर का आपका ये वीकली टेस्ट होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा आपके रहेंगे कितने? 6 + 10। अब ये 6 + 10 क्या है बेटा? 6 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, ये रहेंगे बेटा कितने? 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स ईच। और जो बेटा आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये रहेंगे बेटा 1 मार्क ईच। यानी कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, और 5 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा बेटा? 40 नंबर का वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट का सिलेबस की अगर जो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? वीकली टेस्ट के सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? सिलेबस, सिलेबस ऑफ वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात की जाए तो बेटा क्या है आपका? फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट बेटा आपकी कंप्लीट आएगी। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट बच्चे क्या आएगी आपकी? कंप्लीट आएगी। ठीक है। सर हमारे कॉलेज में बी फार्मा का कोर्स नहीं हो पाया है, आज मैंने ये बैच ज्वाइन किया है सर, क्या करें अब? बेटा अगर जो आपका, आपने भीम सिंह कौन सी यूनिवर्सिटी से है? अरे वो तो छोड़ो। मुनीश बेटा एक बात मुझे बताओ, आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया? डिजिटल कोर्स, मास्टर कोर्स, क्रैश कोर्स, या सिंगल सब्जेक्ट खाली इनऑर्गेनिक का? कौन सा कोर्स बाय किया आपने? पहले मुझे ये बताइए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइडेंस कर पाएंगे। ये बेटा आपका वीकली टेस्ट का शेड्यूल है, जो आप लोगों का परसों होने वाला है ना? परसों, PARSO, परसों, है ना। एमसीक्यू हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, वन वर्ड आंसर हो सकते हैं। तो इट विल बी डिपेंड ऑन मी कि मैं कैसा क्वेश्चन देता हूं, एंड इट विल बी डिपेंड ऑन यू आप कैसा आंसर करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो वीकली टेस्ट का शेड्यूल मैंने आप लोगों को बता दिया। ये गया मेरा कैमरा, गया आज मेरा कैमरा गया। मुझे इस कैमरे पर इसी वजह से गुस्सा आता है, अभी मुझे काला काला दिखाई। मैं इस कैमरे को उड़ा दूंगा किसी दिन, कसम है मुझे ऊपर वाले की। सर क्या आपने जो इम्पोर्टेंट अच्छे से याद कर ले वही आएंगे वीकली टेस्ट में? वो मुझे नहीं पता बच्चे। अगर जो आपको खाली इनऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट करना है, देन आप बिल्कुल सही कोर्स आपने बाय किया, सिंगल सब्जेक्ट। अगर जो बेटा आपको चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो देन बेटा उसके लिए आपको डिजिटल कोर्स या फिर मास्टर कोर्स बाय करना चाहिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अरे तो बेटा जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन इधर लिखा है वो तो 5 नंबर का समझ लेना, क्या दिक्कत है भाई? इधर 7 नंबर वाले 5 क्वेश्चन है, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज में 5 नंबर वाले 7 क्वेश्चन आते हैं। है तो 7 × 5 और 5 × 7। यार ये कैमरा, यार क्या फायदा है ऐसे कैमरे का लेने का?
मैं तुम्हें काला दिखने लगा हूं ना एकदम से? कोई बात नहीं, आज पर ये क्लास नहीं रुकने दूंगा मैं। आज तुम्हारी क्लास चलेगी बेटा ये 8 बजे तक। आ रही है बात समझ में? आज तू कैमरे कर जैसे करता हूँ। हमारे बच्चों को शब्द दिख रहे हैं और हमारा चेहरा भी दिख रहा है, आज तू कर। अगर जो तू असली है ना तो अभी ठीक हो जाएगा, वरना तो असली नहीं है। ठीक है? अरे दिख रही है तो इतना तो क्लियर दिख रहा है ना, शब्द लिखे हुए, कोई दिक्कत नहीं बात। अरे यार ये दिक्कत कर रहा है यार, कभी कभी ये भी मैं बोल रहा हूँ ना, समय मेरे ऊपर राहु केतु भारी हुए हैं। हाँ सब दिख तो रहा है, कोई बात नहीं, आज इसे करने दो। और आज मैं इन कंपनी वालों को पकड़ूंगा इस क्लास के बाद में कि ये क्या बदतमीजी वाली बात है। बदतमीजी है ये, देखो आप बताओ बदतमीजी नहीं है? मतलब खुद ही से ही देखो, हमारी 10-10 लाइट, 11-12 लाइटें जली हुई हैं और ये इतना काला दिखा दे रहा है। बताओ। हम सामने से पता है इतने गोरे हैं कि जो अगर जो कोई हमें देख लेना उसकी आंख चूंद दिया जाए। जब भी तो मैं शीशे में देख देख करके मेरी आंख चूंद दिया कि चश्मा लग गया मुझे। ये समझता नहीं है, इसकी भी आंखें फूट गई। सर हमारे कॉलेज वालों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अम्म, अरे छोड़ो यार तुम लोग अभी ये सब छोड़ो। स्कॉलरशिप इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन दिस। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कभी स्मार्ट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। चलो आ जाओ, ये वीकली टेस्ट सब लोग अटेंड करना भाई। ठीक है? अब मैं इसको कर रहा हूँ। ओए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, एक चीज तो मैं लिखना ही भूल गया। ओ शिट, ओ शिट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? एक अच्छा सा पेन चाहिए मुझे इसके लिए लिखने के लिए। ये लेते हैं। टाइमिंग तो हम लिखना भूल ही गए। टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है? टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? टाइमिंग आपकी रहेगी बेटा जी इस बार के वीकली टेस्ट की सुबह 9 बजे से लेकर के 9 AM टू 12 PM। यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, यानी कि 3 घंटे। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 आवर, 3 आवर्स ओनली आपका ये वीकली टेस्ट चलेगा। ठीक है? ओके, ये याद रखिएगा, टाइमिंग ये नोट कर लो। इस बार सुबह से शाम तक कोई वीकली टेस्ट नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 12 बजे तक वीकली टेस्ट अटेंड कर लेंगे, शाम को 6 बजे 6 PM पर आपकी लाइव होगी। और लाइव में हम आपको बता पाएंगे कि आपकी क्या गलती है, क्योंकि कि अभी छुट्टियां करना सही नहीं होगा। ठीक है? ओके, चलो। अरे कोई बात नहीं यार, दिख तो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट, एक काम करते हैं, इसका फोटो लिया जाए, है ना, फोटो लिया जाए और इसको आपके ग्रुप में भेजा जाए। राइट? यहां पर हम लिखते हैं वीकली टेस्ट बाय पुनीश सर। वीकली टेस्ट, टेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक बाय BSP फार्मेसी। ठीक है? अब इसका एक फोटो लेकर तुम्हारे ग्रुप में भेजेंगे। सेकंड सेम की क्लास की पूछ लिया अभी, दिल दिल धक धक करने लगा। ओ, ऐसा क्यों पूछ लिया तूने भैया?
अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ तुम्हारे, रुक जाओ, तुरंत ग्रुप में भेज रहा हूँ मैं इस फोटो को, ठीक है। हो जाओ, और इस पे गाना लगाना, स्टोरी लगाना, उस पे गाना लगाना, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, है ना। रुक जाओ, ये गया, हमने सेलेक्ट किया व्हाट्सएप, और ये बी फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप कहाँ है, ये फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप कहाँ गया, ये रहा, ये हुआ, ये हुआ सेंड, सेंड हो गया, ठीक है। जो चैनल पर ज्वाइन है उनके लिए भी भेज रहा हूँ, ये हुआ क्लिक और ये हुआ सेंड, यस, ये ठीक है। आ गया, देखा, बताओ हमसे तेज कोई है क्या, बताओ। 5G की स्पीड भी नहीं होगी इतनी तो, जितनी स्पीड से हम काम करते हैं, ठीक है। चलो भाई, आधा घंटा हो गया, तो क्योंकि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा, तुम्हें पता है चीजें मजे वाली क्यों बताई, क्योंकि आज 8 बजे तक मैं तुम्हारे तुम्हारे तुम्हें मेरा ही चेहरा दिखता रहेगा, क्योंकि आज भाई एक चीज याद रखोगे, अभी निकिता मैम की एनालिसिस की क्लास नहीं होगी, है ना, ANALYSIS, क्योंकि निकिता मैम अभी अवेलेबल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, दूसरी समस्या क्या है कि फार्मास्यूटिक्स की भी क्लास अभी 1 2 3 से आपकी क्या है, थोड़ी सी कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, इसके पीछे का भी रीजन क्या है कि अभी अवनीश सर के जो बिग ब्रदर हैं, उनको अभी उनके जो फैमिली में एक न्यू बोर्न बेबी आया है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलना, क्योंकि आपके जो अवनीश सर है वो बेसिकली चाचा बन गए हैं, है ना। तो वो वहीं पर ही थोड़ा बिजी है थोड़ा सा, तो इस वजह से ही, इस वजह से आपकी क्लासेस फार्मास्यूटिक्स भी थोड़ी सी 1 2 आगे पीछे डिले हो रही है, तो कंडीशन होते हैं भाई, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी वो उनका अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, तो देना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब वो टॉपिक पर ही आ रहे हैं, तो वो एक रीजन मैंने आपको बता दिया, तो अभी कुछ दिन हम लोग 2 घंटे मिला करेंगे इनऑर्गेनिक की क्लास में। आ जाओ फटाक से, अब हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और जहां जहां करते हुए आज इस यूनिट को खत्म कर देंगे। पूरा 1.5 घंटा हमारे पास में है, पूरा 1.5 घंटा है अब से हमारे पास में, और 1.5 घंटा नॉन स्टॉप आपके सामने मैं गला फाड़ूंगा, और आप लोग बस सुनते रहोगे, और कोई दिक्कत हो तो बस बता देना, ठीक है। काला भले दिख रहा हूं पर लेकिन ये पूरा आपको क्लियर दिखना चाहिए, मेरा काला दिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं, एक बार और कोशिश करके देखे क्या हो जाए यार, प्लीज यार भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है तेरे से, ऐसे ही रहियो, ऐसे ही रहियो। चलो आ जाओ, चलो चलो जल्दी आ जाओ। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट दी एसिड एंड बेस, आपको एसिड एंड बेस को डिटेल में एक्सप्लेन करना। दूसरा, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं वो हम लोगों को बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय बफर इक्वेशन, बफर इक्वेशन क्या होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, बफर इक्वेशन हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, कल मैंने आपको 2 नंबर और 7 नंबर दोनों के अकॉर्डिंग बफर इक्वेशन बताया था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बफर कैपेसिटी के बारे में, और ओआरएस के बारे में, यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट के बारे में। समय ना खराब करते हुए सबसे पहले बात करते हैं एसिड बेस की थ्योरी के बारे में, ठीक है। थ्योरी आप लोगों के सामने आ जाएगी, जस्ट मैं आपको ओरली चीजें बताता रहूंगा, ठीक है जी। इधर देखो अब ध्यान से, तुम्हें पता है एसिड और बेस क्या होते हैं, नहीं पता, हम बताएंगे, सुनो मेरी बात, इधर देखो। देखो बेटा, एसिड और बेस की बात की जाए तो एसिड और बेस की बेसिकली 5 थ्योरी होते हैं, पर हमारे सिलेबस में कितनी थ्योरी है, 3। अरहीनियस थ्योरी, लॉवरियन ब्रोंस्टेड थ्योरी, एंड हमारी क्या, लेविस थ्योरी। अरहीनियस थ्योरी के बारे में बात की जाए तो अरहीनियस सर जो हमारे कब आए थे, हमारे बेसिकली वो 1885 में आए थे,
ठीक है, कोई 1883, 86, 87, 89 ऐसे ऐसे, 89 मतलब मेरे 89 को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो आप लोग लगा लेना खुद से। तो भैया क्या है कि हमारे जब अरीनियस थ्योरी आई तो अरीनियस सर ने क्या बोला कि एसिड वे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में हाइड्रोजन आयन दे, यानी कि H पॉजिटिव आयन दे। चलिए, पब्लिक ने बोल दिया भाई बहुत अच्छी बात है, अरीनियस सर ने बात बताई, गया 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 गया। फिर उसके बाद में हमारे अरीनियस सर ने दूसरी बात क्या बोली कि बेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होने के बाद में OH नेगेटिव आयन दे, है ना। तो भैया एसिड और बेस का ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने उठ करके आया। तो अरीनियस सर ने क्या बोला, वे सब्सटेंस जो हमारे क्या है H पॉजिटिव आयन को डोनेट H पॉजिटिव आयन को वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में दे वो हमारे एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन दे वो बेस। पर यहाँ पर हमारे कुछ एक्सेप्शंस भी उठे। एक्सेप्शन सबसे पहले क्या था, यानी कि लिमिटेशन सबसे पहले क्या थी इस थ्योरी की, कि हमारे उन सब्सटेंसेस का क्या जो H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव आयन कंटेन ही ना करते हो। बिल्कुल सही बात है भाई, कि जो सब्सटेंसेस हमारे H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन कंटेन ही नहीं करते तो उनको एसिड और बेस कैसे बताया जाएगा, है ना। जैसे हमारा NaCl एसिड होता है, बेस होता है, कैसे बताएं ना उसके पास H पॉजिटिव है ना ही OH नेगेटिव है। दूसरा इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन, जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन, जो सबसे बड़ा क्या त्रुटि थी इस, क्या बोलते बेटा हमारी इस थ्योरी में, वो क्या थी बेटा, कि अरीनियस सर ने बोला था कि जो सब्सटेंस वाटर के अंदर सोल्यूबल होकर के, अब ऐसे सब्सटेंसेस का क्या जिनके पास में H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, पर वो वाटर के अंदर तो सोल्यूबल ही नहीं होते, तो उनको कैसे बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो यहां पर आकर के हमारी ये जो अरीनियस सर की थ्योरी थी वो हो गई फेल। पर अरीनियस सर की जो ये थ्योरी थी, इन्होंने एक हमें नई चीज के बारे में बताया, जो कि क्या था बेटा, एक शब्द के बारे में बताया, जो क्या था, स्यूडो बेस। स्यूडो बेस के बारे में इन्होंने क्या बताया कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास में OH नेगेटिव आयन नहीं है, क्या बेटा, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास में OH नेगेटिव आयन नहीं है, परंतु पर लेकिन क्या बेटा, वो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कराने की क्षमता रखते हैं, किसके अंदर बेटा, हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, हमारे स्यूडो बेस बोलते हैं। यानी कि जो हमारा एक लिमिटेशन आई थी ना कि भैया जिनके पास में OH नेगेटिव आयन ही नहीं है, पर हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन कंटेन नहीं करते और उनको वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है, और वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद वो क्या देते हैं बेटा, अपना OH नेगेटिव आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो बेस बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है बेटा, अरीनियस थ्योरी है। सबसे पहले अरीनियस थ्योरी की डेफिनेशन दिखा देता हूं, ठीक है, वो पढ़ाऊं, इनकी थ्योरी को रीड नहीं करूंगा, जो ओरली बता रहा हूं वो सब कुछ इधर लिखा है, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर 1887 लिखा, मैंने बात की थी, 83 भी आप पढ़ोगे, 85 पढ़ोगे, ये देखो पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट लिखा है, ठीक है, स्यूडो बेस का जो मैंने अभी आपको बताया। अब भाई ये कौन से सब्सटेंस होते हैं सर, उसका नाम तो बताओ बेटा, अमाइन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या हमारा, अमाइंस, अमाइंस, ठीक है। चलो, अब दूसरी थ्योरी जो हमारी वो क्या थी बेटा, हमारी लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी, या फिर आप इसको ब्रोंस्टीड एंड लोवरी थ्योरी बोल सकते हो, या फिर आप इसको बेटा लोवरी एंड ब्रोंस्टीड प्रोटॉन थ्योरी भी बोल सकते हो। आप बोलोगे सर प्रोटॉन क्यों लेकर के आए, क्यों बेटा, प्रोटॉन इस वजह से हम लेकर के आए हैं, ठीक है, हम लोग प्रोटॉन इस वजह से लेकर के आए हैं, क्यों लेकर के आए, क्योंकि बेटा उसके पीछे का रीजन है, हमारे लोवरी एंड ब्रोंस्टीड जो सर थे, इन्होंने क्या है एक अलग अलग अपनी थ्योरी प्रिपेयर की, और जब ये 1923 में आए, है ना, जब ये लोग कब आए बेटा, 1923 में अपनी थ्योरी को पब्लिश करने वाले थे, तो देखा गया कि इन दोनों ने थ्योरी को अपना मैच किया, तो लगभग दोनों की थ्योरी सिमिलर थी। तो उन्होंने क्या बोला, भैया कुछ थ्योरी में तुम्हारी कमी है, कुछ में हमारी कमी है, तो क्या काम करते हैं, एक साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, तो इसको थ्योरी को एक साथ में मिलकर के रखते हैं सबके सामने। तो क्या बोला गया, इनकी थ्योरी का नाम लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी बोला गया। लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करें, जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं वो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। अब हमारी ये थ्योरी पूरी की पूरी जब रिप्रेजेंट की गई, पर इनका भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन कहां पर आ गया, इन्होंने भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ही ये सारी बातें की थी।
अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब इस थ्योरी ने भी हमें कुछ नई चीजों के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? इन्होंने बताया हमें क्या, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस के बारे में। इन्होंने क्या बोला कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, उसमें से जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो एसिड से बनने वाला बेस उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं। भाई जो हमारा सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो हमारा बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। तो जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और वहां से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेटेड एसिड होता है उस बेस का। तो ओवरऑल बात क्या हुई कि हमारे लोवरी एंड ब्रोंस्टेड सर ने हमें कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस के बारे में बताया। इसके बाद में हमारी तीसरी थ्योरी आई जो कि हमारी क्या थी, हमारी लेविस थ्योरी, जिसको हम लोग लेविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोलते हैं, लेविस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब लेविस सर ने क्या बताया कि जो सब्सटेंसेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे, और जो सब्सटेंसेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड होंगे। अब हमारे जो लेविस सर थे उन्होंने भी एक नया हमें चीज के बारे में बताया, वो क्या था बेटा, हमारा एसिड बेस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला उन्होंने कि हमारा कोई भी एक एसिड और कोई भी बेस आपस में मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये तीन थ्योरीज बेटा हमारी एसिड एंड बेस की थी। अब देखो ध्यान से, इधर तीनों थ्योरीज के बारे में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। थ्योरीज आप लोग इसको जस्ट रीड कर लेना, लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है और अभी भी अच्छे से बताया है। 1923 में आई है ना, इंडिपेंडेंटली हमारे लोवरी एंड ब्रोंस्टेड सर ने अलग अलग अपनी थ्योरी को। बसंती ठीक है, देखो इधर देखो, देखो ये रहा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हल्के में नहीं लेने का भाई को, भाई भी सब कुछ आता है, बस तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है बेटा, लेविस थ्योरी के लिमिटेशन होते तो हम बता देते, लेविस थ्योरी पर ही आकर के बात रुक गई। ठीक है, वॉइस कम आ रही है, मेरा गला बैठ गया भाई बोलते बोलते, वॉइस कम आ रही है, इसको देख ले, कैसन कैसन आदमी है भैया जी। देखो ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इस प्रकार से डायग्राम के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो बेटा, बेस और एसिड के लिए यहाँ पर सब्सटेंसेस के लिए लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाइए। आगे बात करते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल के बारे में। आप लोगों के यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के। ठीक है, आप इन एग्जाम्पल्स को जस्ट अपना रीड कर सकते हो, ये लेक्चर्स में सारी चीजें बताई हुई। ठीक है, अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड क्या होता है हमारे, जो H पॉजिटिव आयन दे, है ना, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस को न्यूट्रलाइज करें, जिनका टेस्ट कैसा होता है, सो टेस्ट होता है, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। वही बेस के बारे में, बेस क्या होता है, जो हमारे क्या है, OH नेगेटिव आयन दे, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किसको, बेस को न्यूट्रलाइज करें, है ना, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करें, और जो बेटा हमारे क्या है, टेस्ट कैसा रहता है इनका, बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हमारा ORS, बोले तो ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। अब ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट क्या होता है बेटा, बेसिकली कि जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल क्या है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि फ्लूइड की डिफिशियंसी हो जाती है, तो इन दैट केस हम किसका यूज करते हैं बेटा, ORS का यूज करते हैं, यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट का यूज करते हैं। ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट बेटा बेसिकली हमारे क्या है, हमारी बॉडी को क्या है, रिहाइड्रेट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। देखो बॉडी, देखो दो वर्ड है, एक बेटा डिहाइड्रेशन, एक रिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है
कि जब हमारी बॉडी में से वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है उसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और जब हम लोग को क्या है बेटा, उस वाटर लेवल को इंक्रीज करते हैं, उस वाटर लेवल को इंक्रीज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिहाइड्रेशन। ठीक है, जैसे डिक्रीज, किसी चीज का डिक्रीज होना तो वहां से हमने उठाया डी, और क्या डिक्रीज हुआ, हाइड्रेशन, तो वहां से क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। और हम लोग किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि क्या बेटा, उसको दोबारा से रिड्यूस कर, सॉरी उसको दोबारा से क्या है हमारा, क्या बेटा, दोबारा से लेकर आ रहे हैं, यानी कि रिप्ले होता है ना, तो दोबारा से लेकर के आ रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिहाइड्रेशन। तो हम लोग को इसी वजह से ओआरएस की फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है, तो ओआरएस बेटा बेसिकली आपको समझ में आ गया कि हम किस कंडीशन में लेते हैं, जब बॉडी के अंदर से वाटर लेवल डिक्रीज हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग रिहाइड्रेशन करने के लिए अपना ओआरएस का यूज करते हैं। स्पोर्ट्समैन बहुत सारे लोग इसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, हार्दिक पांड्या का ओआरएस को लेकर के एक ऑरेंज से कलर का हमारा पैक था, पैक वो वाला नहीं, पैकेट जो रहता है, ठीक है, उसको लेकर के वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि मैं तो ये चीजें ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि हमारा फील्ड ही यही है। ठीक है जी, तो बेटा ये सारी चीजें हैं। अब ओआरएस क्या है, जब बॉडी के अंदर से वाटर लेवल डिक्रीज हो गया, अब बात हो जाती है बेटा ओआरएस को अगर जो हम लोग देखा जाए तो डायरिया की कंडीशन में भी, जैसे चाइल्ड बर्थ की बात की जाए तो बहुत सारे केसेस में 95% केसेस में ओआरएस को सक्षम बताया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भी रिकमेंड किया है ओआरएस एज पर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन बनाया जाता है। ठीक है, ओआरएस के अंदर हमारे कुछ जो केमिकल्स है वो स्पेसिफिक है, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे हमारा पोटेशियम क्लोराइड हो गया, जैसे हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, है ना, जैसे हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हो गया, है ना, हमारा टार्ट्रिक एसिड जो हमारा क्या है, एक तरीके से जैसे टार्ट्री वाला नमक सुना है तुम लोगों ने, टार्ट्री का नमक जो उसमें किसमें बोला, उसमें भी डाला जाता है एक चटाकेदार फ्लेवर देने के लिए। जैसे आप लोगों ने, अरे वो होते ना यार पानी पूरी, यार पानी पूरी या फिर फुल्की या पुचका, ये सब बहुत चीजें बोली जाती है, गोलगप्पा, है ना, इसमें टार्ट्री का नमक डाला जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग डाल करके क्या है बेटा बेसिकली हमारा ओआरएस बनाते हैं। ओआरएस का पर्टिकुलर मैंने प्रैक्टिकल भी आप लोगों को लाइव क्लास में करके दिखाया था, बना करके भी दिखाया था, घर पर आप कैसे बना सकते हो और लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड थिंग, ओआरएस के बारे में बात की जाए तो ओआरएस की पैकेजिंग के बारे में बात की जाए तो बेटा ओआरएस की पैकेजिंग 3 लेयर में होती है, क्योंकि कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में ये क्या है, अब बेटा बेसिकली क्या है, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेन करना स्टार्ट कर देता है और डिग्रेड यानी कि खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओआरएस को अगर जो हम लोगों ने जैसे, क्योंकि जो हमारा पैकेट आता है वो पूरा का पूरा एक 18 से 21 रुपए 23 रुपए का पैकेट आता है, तो उसमें आप लोग देखोगे तो आप जब उसको वाटर के अंदर अगर जो मिक्स कर दे रहे हो बेटा, तो विद इन 24 आवर्स में आपको उसको यूज करना है, ये गाइडलाइन है, अदरवाइज आपको उसको फेंकना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। आप उसको यूज करोगे तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी आपको दिखने को मिल सकते हैं। आगे बात की जाए अगर जो ओआरएस की पैकेजिंग के बारे में कि आपकी 3 लेयर में पैकेजिंग क्यों होती है ओआरएस की, क्योंकि क्या है बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद में डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी 3 पैकेजिंग कैसे होती है, सबसे जो इनर लेयर है उसकी जो होती है वो किसकी रहती है बेटा, पॉलीथीन की रहती है। फिर हमारी जो मिडिल लेयर रहती है वो एल्यूमिनियम की रहती है, और जो आउटर जो बाहर से हमें दिखाई देती है कवरिंग वो किसकी रहती है बेटा, पॉलीएस्टर की रहती है। तो इन 3 लेयरिंग में हमारा क्या है, ओआरएस की पैकेजिंग होती है, क्योंकि हमें इसको एयर के कॉन्टेक्ट से बचा करके रखना है, इस सारी चीजें। आगे अगर जो हम बात की जाए ओआरएस की स्टोरेज कंडीशन की, तो ये हम लोग क्या इसको एयर के कांटेक्ट से दूर रखते हैं बस, बट अदरवाइज हम इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ओआरएस को लेकर के एक जोक वाला पार्ट बताऊंगा जो तुम्हारे सीनियरों ने किया था एक बच्चे ने, अभी बताता हूं उसके बारे में। ओआरएस की पूरी डेफिनेशन है, देखो डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है यूज ऑफ ओआरएस फॉर विद जिंक टुगेदर। ठीक है, अब ये आपकी पूरी थ्योरी है बेटा ओआरएस की, आप लोग देख सकते हो, सब कुछ बताया हुआ है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ग्लूकोज एनहाइड्रेस मैंने जो आपको बताया था, कैल्शियम ग्लूकोनेट बताया था, सोडियम क्लोराइड मैंने आप लोगों को बताया था, सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट आपको जो मैंने आपको अभी टार्ट्रिक एसिड वाला एग्जांपल बताया था, टार्ट्रेट वाला, सोडियम सिट्रेट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आपका ये रहा, है ना, केसीएल जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सभी की सभी चीजें बेटा मेंशन मिलेगी आपको, ओआरएस जाकर के लेकर के आ जाना कल मार्केट से। ठीक है, मैंने तो आपको दिखाया था यहाँ पर लाइव क्लास में। पैकेजिंग की बात की जाए तो 3 लेयर में हम इसकी पैकेजिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी इनसाइड जो सबसे अंदर वाली लेयर रहती है वो किसकी रहती है, पॉलीथीन की रहती है, मिडिल लेयर एल्यूमिनियम की रहती है, और आउटर लेयर किसकी रहती है बेटा, पॉलीएस्टर की रहती है। वहीं पर इसके स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, स्टोरेज कंडीशन की तो मैंने आपको बोला कि रूम टेम्परेचर पर हमारे स्टोर रहता था, रूम टेम्परेचर पर ही, ओआरएस इज स्टेबल एंड डज नॉट नीड टू स्टोर इन कूल्ड चैन, मैंने आप लोगों की बात बता दी। अब ओआरएस हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है।
अब एक्चुअली हुआ क्या था, आपके जो सीनियर थे उनमें से एक दो जन ने पता क्या किया, उन्होंने ओआरएस लिख दिया। तो उन्होंने बोला कि सर हमारा जो है 2 क्वेश्चन छूट गए इनऑर्गेनिक। मैं बोला भाई क्वेश्चन कैसे छोड़ दिए? कह रहे सर ओआरएस का डायग्राम बनाने में टाइम लग गया हमें, तो एक एक चीज लिख रहे थे इसकी ओआरएस की। मैं बोला भाई तुम्हें डायग्राम बनाने के लिए किसने बोला था? बोले सर आपने डायग्राम दिखाए थे ना लाइव क्लास में, तो हमने सोचा डायग्राम भी बना दे। तब मुझे उस टाइम पे दो चीजें दिमाग में आई मेरे, कि मैं गुस्सा करूं या हंसूं, कि ओआरएस का डायग्राम बनाने में 2 क्वेश्चन छोड़ के आ गए। तो तुम लोग ऐसा मत करना, ये डायग्राम वायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं कि ओआरएस का कभी डायग्राम बनाने लगो, एक एक चीज उधर मेंशन करने लगो, ऐसा कुछ भी मत करना तुम लोग, ठीक है? बेटा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में ये सभी यूज होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट, अभी आपके तो सिलेबस में तीनों दिए भी हैं। ये बेटा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होते हैं ना अलग अलग तौर पे, तो ओआरएस वो सब एक जगह कंबाइन होकर के आ जाते हैं बस। ठीक है, चलो आ जाओ आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक। दूसरा बेटा हमारा व्हाट डू मीन बाय बफर इक्वेशन, दो। और तीसरा बफर कैपेसिटी। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको कैसे लिखना है, अगर जो एग्जाम में आएंगे, जैसे मैंने आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन कर बताई थी, पर अगर जो 7 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो उसको कैसे लिखना है, प्लस आपको बफर इक्वेशन अगर जो 7 नंबर में देखने को मिलती है तो आपको उसको कैसे लिखना है, प्लस आपको अगर जो खाली बफर कैपेसिटी, वैसे 7 नंबर में बफर कैपेसिटी से डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बफर कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा आपका 2 मार्क्स में ही पूछेगा, ठीक है? बट यहाँ पर आपका बफर इक्वेशन या फिर बफर सॉल्यूशन से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर कैपेसिटी की जगह अगर जो आप लोग सॉल्यूशन लिख लोगे, सॉल्यूशन, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? अदरवाइज कैपेसिटी भी लिखे रहने दो, क्योंकि 2 नंबर 7 नंबर में क्या फर्क पड़ता है, पर लेकिन जैसा आपको अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना वो हम आपको बताते हैं। आ जाइए, देखो बेटा, अगर जो मैं इस वाले पोर्शन को स्टार्ट कर दूं आप लोगों के लिए, तो देखो बेटा ध्यान से यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझाने वाली है, जो ये चीज अभी हुई कैसे थी, चलो आ जाओ। देखो बेटा बफर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो बफर सॉल्यूशन हमारे वे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करें, यानी कि पीएच को चेंज होने से रोके, है ना? जैसे कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन ऐड कर दिया, तो उस सॉल्यूशन के ऊपर कोई भी वीक एसिड का स्मॉल क्वांटिटी और वीक बेस की स्मॉल क्वांटिटी का कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि उसका पीएच जितना था उतना ही रहेगा। क्यों? बफर सॉल्यूशन की वजह से, ठीक है? तो बफर सॉल्यूशन आर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट इन चेंज इन द पीएच। क्या? बफर सॉल्यूशन हमारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करते हैं, यानी कि रोकते हैं, ठीक है जी? 2 नंबर में बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो बस इतने लिख देना, इससे ज्यादा मत पढ़ना चक्करबाजी में, ठीक है? आ जाइए आगे बात करते हैं। बफर सॉल्यूशन के बाद में हमारे पास में ये पीएच स्केल आ जाती है, जहां पर हमारा बेटा 0 से लेकर के 6.9 तक एसिडिक पीएच होता है, 7 पर न्यूट्रल होता है, 7.1 से 14 तक बेटा हमारा क्या होता है, बेसिक पीएच होता है। ये सभी को बात बेसिकली पता होगी। आगे बात करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बफर के बारे में, तो हमारे 3 प्रकार के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर। एसिडिक बफर क्या होता है बेटा, हमारे बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन होते हैं एसिडिक बफर जहां पर हमारा क्या है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड या फिर कोरस्पोंडिंग साल्ट हमारा रहता है। बेसिक बफर में क्या रहता है बेटा, हमारा वीक बेस और उसका कोरस्पोंडिंग साल्ट हमारा रहता है। और न्यूट्रल बफर जिसको हम लोग एग्जैक्टली बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, जहां पर हमारा क्या रहता है बेटा, हमारा एसिड और बेस का मिक्सचर वहां पर रहता है, जहां पर हम लोग क्या है, अमोनियम एसिटेट जिसका बेस्ट एग्जांपल है, अमोनियम जो हमारा बेसिक बफर का है और एसिटेट जो हमारा एसिडिक बफर का पार्ट है, ठीक है? तो न्यूट्रल बफर जिसका पीएच न्यूट्रल होता है, जो खुद ही ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो वो सबसे अच्छा बफर होगा, ठीक है जी? अब अगर जो हम बात करते हैं बेटा एसिडिक बफर में, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल हमारे यहाँ पर क्या रहता है, एसिटिक एसिड, है ना, और सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड जो हमारा एक वीक एसिड है, और सोडियम एसिटेट उसका कॉन्जुगेटेड साल्ट है, उसका कोरस्पोंडिंग साल्ट है। भाई अगर जो हम लोग बेसिक बफर की बात करते हैं, तो बेसिक बफर में एग्जांपल है बेटा हमारा क्या, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा वीक बेस है, और अमोनियम क्लोराइड जो उसका क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साल्ट है। और न्यूट्रल बफर जिसको मैं एग्जैक्ट बफर बोल रहे हैं, वहां पर हमारा क्या बेटा एग्जांपल क्या बेटा हमारा अमोनियम एसिटेट, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा अगर जो हम लोग बफर कैपेसिटी के बारे में, तो बफर कैपेसिटी क्या होता है बेटा, बेसिकली बफर कैपेसिटी हमारा क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन जिसके अंदर बफर सॉल्यूशन एडेड है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए कितने अमाउंट में हम लोग एसिड या बेस को ऐड करें, है ना, कि टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द strong acid or strong base will be added in that solution to change the pH of that particular 1 liter solution by 1 unit। देखो मैंने ये 2 लाइन की डेफिनेशन बहुत बड़ी बना दी। ठीक है, क्या बोला गया बेटा कि हमारा जो 1 लीटर का सॉल्यूशन है जिसके अंदर बफर सॉल्यूशन एडेड है, उस 1 लीटर के सॉल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए कितने अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, बफर कैपेसिटी याद रखना डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन या फिर डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ दी हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। हमारी बफर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहला बेटा उसका पीएच कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उसका पीएच खुद का कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए बेटा कि हमारा क्या है, डाइल्यूट करने के बाद जैसे हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, वहां से अगर जब उसको डाइल्यूट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेटा फिर भी उसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अगर जब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड कर रहे हैं तो हमारा पीएच सॉल्यूशन का चेंज नहीं होना चाहिए। सर पीडीएफ नहीं मिल रही है। आकाश बेटा अभी ज्वाइन हुए हो क्लास में या सुबह से ज्वाइन हो? हम यहाँ सुबह से पढ़ा रहे हैं तो इतनी देर तक हम बताते रहे तो क्या क्या मिलेगा। अभी पुष्पा हमारा जाग गया ना, ठीक है, पुष्पराज झुकेगा नहीं मैं, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तेरी झलक असरफी तिवल्ली नैना, क्या कहता है आगे, नैना 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 नैना, हल्के में नहीं लेने का, आ रही बात समझ में? पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं। हाँ, आ जाओ। तीसरी प्रॉपर्टी पीएच डज नॉट चेंज, हमारा ये आ जाएगा। आगे देखिए, एज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट इट इज यूजफुल इन द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारा पीएच होता है बेटा बफर सॉल्यूशन को कांस्टेंट, तो उसको हमारी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक आध केमिकल रिएक्शन में यूज किया जाता है, बहुत जगह यूज किया जाता है। मैं बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली हर एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में बफर सॉल्यूशन का यूज होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे देखो, फैक्टर्स शुड बी कंसीडर ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द बफर सॉल्यूशन। हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग चेक करते हैं किसी बफर सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने से पहले? हमारे 2 फैक्टर होते हैं, एक केमिकल फैक्टर, दूसरा फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा हमारा क्या, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, देखो ध्यान से इधर आ जाओ। केमिकल फैक्टर के बारे में बात की जाए तो बफर शुड नॉट बी रिएक्ट विद द अदर केमिकल इन द प्रिपरेशन। जैसे हम बफर सॉल्यूशन किसी में डाला, वो किसी अदर केमिकल के साथ में रिएक्टेबल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे आ जाइए। दी बफर शुड नॉट हैव रीजनेबल केमिकल स्टेबिलिटी, बफर की खुद की केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, बफर कैपेसिटी डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन, ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, आ जाओ। फार्मास्यूटिकल फैक्टर जिसके अंदर मैंने आपको बोला फार्माकोलॉजिकल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इफेक्ट ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ बफर के बारे में बात की जाए। टॉक्सिसिटी ऑफ बफर मतलब कि कुछ हमारे बफर सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं, क्या बोला गया कि कुछ हमारे बफर सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो कि बेटा क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। पर उनका क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट शो करने की वजह से उनका यूज क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, यानी कि बहुत कम जगह उनका यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर जब ये टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहे हैं तो हम इनको यूज ही क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। पर बेटा उनको हम लोग यूज इस वजह से करते हैं क्योंकि वो चीप प्राइस पर अवेलेबल है। चीप मतलब बिल्कुल लो कॉस्ट पर, और उनके जैसा बफर सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर जिस भी केमिकल रिएक्शन में उसको ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो उसके लिए वहां पर वही कारगर रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा हमारे इफेक्ट ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द प्रिपरेशन। यहां पर क्या बोला गया कि जो हमारा बफर सॉल्यूशन है
वो हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करना चाहिए, लाइक इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी क्या कर रही थी बेटा, हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को डिक्रीज कर दे रही थी। बट बफर सॉल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। उसका काम क्या है, खाली पीएच को मेंटेन करने का, बस उसको पीएच को मेंटेन करना है। जैसे तुम्हारा अभी काम है फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ने का, थर्ड सेमेस्टर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता और ना हमें जानना है, क्योंकि हमारा काम है फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने का। अभी हमारी इनऑर्गेनिक की क्लास चल रही है, तो फार्मास्यूटिक्स का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कोई मतलब नहीं है इस बात को जानने का, क्योंकि अभी हमारा इनऑर्गेनिक का लेक्चर है। ठीक है, आगे हमारा आता है बेटा इसमें अंदर कंटामिनेशन ऑफ बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ हमारे बफर सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो माइक्रोब्स की ग्रोथ की वजह से उनकी क्या है बेटा, वो अच्छे से इंप्रूवली वर्क कर पाते हैं ना, अच्छे से वर्क कर पाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या बोलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की गई है। ठीक है जी, आगे आ जाइए, रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर बफर का क्या रोल है यार, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, कलर देने का काम, कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है, सोल्यूबिलिटी में हेल्प करता है ना, केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। और क्या बच्चों की जान लोगे क्या, इस चीज के लिए तो यूज कर रहे हैं। देखो, सोल्यूबल ऑफ मैनी कंपाउंड कंट्रोल है ना, सोल्यूबिलिटी के लिए हो गया, कलर के लिए हो गया बेटा। देखो, उसके बाद में पीएच स्टेबल रहेगा तो हमारा क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट प्रिपरेशन का हमारे पीएच स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। ओके, आगे देखो, पेशेंट को कंफर्ट। पेशेंट को कंफर्ट कैसे मिल रहा है, जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल दिया है ड्रॉप का, हमारे क्या है जो इंजेक्शन लगते हैं, अगर जो इनका पीएच मैच नहीं करेगा जिस चीज के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो वहां पर पेशेंट को इरिटेशन होगी, पेन होगा। ठीक है, तो बेटा यही बात है। अब देखो, आपने कभी भी, आप जब इंजेक्शन लगवा रहे हो, आप मुझे खुद बताना, जब आप इंजेक्शन लगवा रहे हो तो बेटा आपको जब इंजेक्शन यानी कि जो सिरिंज है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती है, बस तब उतना सही पेन होता है, वरना जब इंजेक्शन बॉडी के अंदर जाता है ना, तब पेन नहीं होता। अगर जो कोई एरा गैरा नत्थु गैरा ही लगा रहा होगा इंजेक्शन, तो वो अलग बात है, फिर तो वो पेन होना ही है। पर अगर जो कोई प्रोफेशनल आदमी इंजेक्शन लगा रहा है ना, तो वो बेटा तुम्हारे क्या है, जब इंजेक्शन लगाएगा तो तुम्हें बस जब सुई बराबर, यानी कि चींटी के दर्द बराबर बस दर्द होगा, यानी जैसे चींटी काट लेते हैं बस उतना दर्द होगा। और इंजेक्शन जब अंदर पूरा का पूरा आपका क्या है, अंदर क्या है आपका पूरा का पूरा डाला जाएगा ना, इंजेक्शन बोलते हैं देसी भाषा में, डाला जाएगा जब इंजेक्शन पूरा का पूरा, ठीक है, इंजेक्ट किया जाएगा वैसे बोलते हैं, जब आपका इंजेक्शन आपको इंजेक्ट किया जाएगा ना, तो उसमें आपको पेन नहीं होगा बिल्कुल भी। अरे बात समझ में, वो तो अलग चीज है कि भाई किसी इंजेक्शन से वोमिटिंग के सिम्टम्स हो रहे हैं, या फिर शरीर में खुजली टाइप हो रही है, वो तो अलग बात है, वो तो उसके साइड इफेक्ट है एक तरीके से। पर जब इंजेक्शन बॉडी के अंदर जा रहा है, पेन नहीं हो रहा है, बस वो क्या है, जब हमारी निडल अंदर घुसी तब पेन हुआ, तो बेटा वो तो भाई पेन हो गई। अब मैं यहाँ पर हाथ पैर से मारूं तो पेन तो हो गई, है ना, तो वो तो अलग बात है। बट जब इंजेक्शन, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि पीएच मेंटेन है, पीएच मेंटेन है उसका, ठीक है, इस वजह से हो रहा है। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे पेनिसिलिन को हमें स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या है बेटा, हम लोग कार्बोनेट्स का उपयोग करते हैं, सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है। मैं लिख के देता हूं, लॉन्ग क्वेश्चन में बफर कैपेसिटी पूछेगा ही नहीं। और बताओ, और बताओ, फोटो लो अब मेरा। ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है यार क्लास में, ये बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है यार, जल्दी बता दो। ओ भाई पिंटू कुमार, गलत, जब पता नहीं है चीज यार, गलत काय को बताता है। भाई साहब वो पीएच मेंटेन करता है, न्यूट्रल नहीं रखता, याद रखना ये चीज। न्यूट्रल पीएच मतलब 7 पे पहुंचा रहे हो तुम बात को, आ रही है बात समझ में। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक। ऐसे गलत गलत अफवाह मत फैलाओ।
यार अगर जो समझ में आ रहा हो ना सारी चीजें, मजा आ रहा हो यार क्लास में, अगर जो मजा आ रहा हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दो, एक बार बता दो। चैट सेशन में धुएं उठा दो तुम बस आज, बहुत दिन हो गए। आज अगर जो मजा आ रहा है ना क्लास में, यार चैट सेशन में धुआं उठा दो, आज धुआं उठ जाना चाहिए चैट सेशन में, देखता कितने बच्चे धुआं उठाते। बता दो बस अब तुम यार, देखो चैट सेशन में धुआं उठ जाने चाहिए, दिल वाला मुझे बस, चाहे काला भेजो, चाहे लाल भेजो, चाहे सफेद भेजो, मुझे नहीं पता, बस धुआं उठना चाहिए। हरा भी भेज सकते हो, वाह भैया हरा भी भेज सकते हो। अरे हम तो एनर्जी में ही रहते हैं बाबू, तुम पढ़ते ही तो नहीं हो, दिक्कत तो यही है। यार तुम यार जब मेरी तारीफ कर देते हो ना यार, मुझे शर्म आ जाती है सच्ची में, मैं शर्म वाली अनुभूति करने लगता हूँ। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ बफर के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ बफर देखो, अब यहां से जो क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ बफर। अब इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं अगर जो बफर की प्रिपरेशन की बात करता हूं, तो बेटा हम लोग बफर की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, पहले ये बात डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं बफर से अगर जो आपको क्वेश्चन 2, 7 और 10 नंबर में कैसे पूछा जाएगा और आपको क्या क्या लिखना है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, वो उसके बारे में बताऊंगा। देखो अगर जो हम लोग बफर का प्रिपरेशन करते हैं, मुझे एसिडिक बफर बनाना है, तो मैं वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड साल्ट ले लूंगा, कैसी रही भैया। अगर जो मुझे बेसिक बफर बनाना है, तो मैं वीक बेस और उसका कॉन्जुगेटेड साल्ट ले लूंगा, कैसी रही भैया। और अगर जो मुझे न्यूट्रल बफर बनाना है, न्यूट्रल बफर बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 1:1, एक रेशियो वीक एसिड का, एक रेशियो बेस का, न्यूट्रल बफर बन जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें बताई हुई है, बस जस्ट अपने दिमाग को खोलना है और क्या बोलना है, आ जाना पेपर आ जाना, क्योंकि हम तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर यू, आ जा अब तू, हम तुझे फाड़ के फेंक देंगे, है ना। आ जाओ देखो, अब देखो इधर देखो बेटा, जैसे यहां पर बेटा 1:1 की बात क्या लिखी हुई है, यहां पर 1:1 की बात क्या लिखी हुई है, देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग कोई भी बफर सॉल्यूशन अगर जो अपना बना रहे हैं, सॉल्यूशन अगर जो कोई भी अपना बना रहे हैं, वो भी कैसा बफर, ठीक है। उसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, फिनोमेना यूज करते हैं 1:1 का। 1:1 क्या होता है, मतलब कि बेटा देखो ध्यान से, 1:1 का फिनोमेना क्या रहता है, जैसे मुझे मान लो एसिडिक बफर बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मान लो एसिडिक बफर के लिए मैंने क्या लिया, सोडियम एसिटेट लिया और एसिटिक एसिड लिया, तो मैं क्या करूंगा 1:1 लूंगा, यानी कि वीक एसिड का भी एक रेशियो, और हमारा क्या है जो बेटा उसका न्यूट्रल जो उसका कॉन्जुगेटेड साल्ट है, सॉरी उसका भी उतना ही रेशियो, मतलब जैसे मैंने मान लो ये 50 ml लिया, तो ये भी 50 ml लूंगा, बस ये बात रहती है। अब हम लोग बफर सॉल्यूशन किस प्रकार का यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है बेटा हमारे सॉल्यूशन के पीएच पर। बहुत तोप वाली बात बोले, तोप वाली 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए इस वाली बात पर, क्या कि अब हम लोग सर किस सॉल्यूशन के लिए कौन सा बफर सॉल्यूशन यूज करेंगे। देखो बेटा हमारे हर एक बफर सॉल्यूशन का पीएच होता है कांस्टेंट, है ना, वो एक रेंज में वेरी करता है कि इस बफर, जैसे मान लो ये मैंने कोई एक फलाना, हम लोग क्या बोलेंगे देसी भाषा में याद यूज करेंगे, फलाना ढिंकाना और उल्हाना, ठीक है। ये है हमारा फलाना, हरियाणवी लैंग्वेज आज हम बात कर रहे हैं, ये हमारा है ढिंकाना, और ये हमारा है बेटा कौन, इसको तुम कुछ भी बोल लो, इसको बोल देता बुलाना, फलाना ढिंकाना और बुलाना। अब मान लो फलाने का पीएच जो है वो क्या है बेटा, 6 से 8 के बीच में लाई करता है, ठीक है। जो ढिंकाना है इसका पीएच बेटा क्या है, 8 से 10 के बीच में लाई करता है। और जो हमारा बेटा क्या है, इसको क्या बोल दो, या हो गया पुराना, तो इसका पीएच मान लो बेटा क्या है, 4 से 6 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब हम लोगों को बफर सॉल्यूशन के पीएच पता लग गए। अब मान लो क्या है, हमारे कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, और इसको हम लोग बोल देते हैं हरियाणा, इस सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं, हरियाणा। अब इस सॉल्यूशन का पीएच बेटा मान लो कितना है, 5 पीएच है, ठीक है, जिसकी पीके वैल्यू हम बोल सकते हैं, इसकी पीके वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अब यहां पर कौन सा बफर सॉल्यूशन यूज करें सर, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा
या फिर कोई भी डाल सकते हैं, तो कोई भी नहीं डाल सकते हैं। हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा, इसके पीके वैल्यू और इसका पीएच जो आपस में अप्रोक्सीमेटली होगा, आसपास होगा, उनको हम लोग यूज करते हैं। 5 पीके है, इनमें से देखो किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में ना, इसके बीच में ना, इसके बीच में हाँ, तो इसको लेकर के आओ और इसके अंदर ऐड कर दो। ऐसा ही नहीं है कि हम किसी भी बफर सॉल्यूशन को किसी के अंदर ऐड कर देंगे, नहीं। अब मान लो हमारे पास में बेटा ये क्या है, पुराना नहीं होता, पुराना हमारे पास में नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में नहीं है, इसको भूल जाओ। तो अब हम लोग कौन सा पीएच यूज करते हैं, कौन सा बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बेटा ये वाला। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला जो बफर सॉल्यूशन है इसका पीएच इसके पीके के क्या है बेटा, अप्रोक्स है। क्या है बच्चे, अप्रोक्स है। कैसी बात लगी, देखो ये लिखा पीके क्लोज टू द पीएच, यहीं पर यही बात लिखी हुई है। कैसी लगी बात, राइट डाउन इन चैट सेशन। सर कुछ कॉलेज वाले गारंटी लेते हैं पास करने की, वो फेक है क्या? हम गारंटी लेते हैं पास करने की, ठीक है, बस जैसा हम बोलते हैं वैसे करते जाओ, हम गारंटी लेते हैं पास करने की, गारंटी, बस जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो। 6 महीने हमारी कही हुई बात मान लो, बस गारंटी कोई नहीं फेल कर सकता, ठीक है। अब कॉलेज वालों का हमें नहीं पता। तो बेटा देखो फेक डिग्रियां मिलती हैं, ये हकीकत की बात है, कॉलेज वाले बोल देते हैं गारंटी तुम्हें पास कराने की हम लेते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कॉलेज आने की कोई आवश्यकता नहीं है, गारंटी तुम्हारे सेशन के नंबर चले जाएंगे जो उनके हाथ में है, बिल्कुल सही बात है। गारंटी तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर अच्छे चलेंगे जो कि उनके हाथ में, वो भी बिल्कुल सही बात है। पर बेटा फाइनल एग्जाम की कोनो गारंटी नहीं ले सकता है, आपको पेपर में जाकर के बैठना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, कॉपी चेक होने यूनिवर्सिटी जाएगी, उधर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बस उनकी गारंटी तुम्हारे लगभग उनके हाथ में मैं बोलूं तो घुमा फिरा करके 75 नंबर उनके हाथ में है, 50 प्रैक्टिकल वाले, 25 तुम्हारे जो वाइवा ये रहते तुम्हारे, ये सब चीजों की कॉलेज में परफॉर्मेंस सेशनल वैशनल के 25 नंबर, यानी कि टोटल 75 वो दे सकते हैं, पर 75 तुम्हारे हाथ में है और उन 75 में से तुम्हें पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छे बफर के क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, दूसरी चीज जो पीएच रेंज है वो 6 से 8 के बीच में लाई करनी चाहिए, जो अच्छा बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बेटा न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने बोला था कि वहां पर जब न्यूट्रल बफर के बारे में बात कर रहे थे आपको याद होगा। रिड्यूस आयनिक इफेक्ट, आयनिक इफेक्ट रिड्यूस करता, आप बोलोगे सर आयनिक इफेक्ट कैसे रिड्यूस करता है, आपने अभी तक तो बताया नहीं सर, है कुछ भी बताते हो इधर, कुछ भी बता रहे हो। ये बता दिया, ये बता दिया, अब तुम लोग नाचोगे अगर जो हमने ये भी तुम्हें बता दिया। देखो कैसे, इधर देखो बेटा ध्यान से, ये हमारा कोई बीकर है, इसके अंदर हमने कोई सॉल्यूशन को डाल दिया, ठीक है, सॉल्यूशन इसके अंदर हमने कोई फिल कर दिया, सॉल्यूशन फिल हो गया जी, ओके। अब क्या हुआ, बाहर से क्या आ रहा है इसके अंदर, भैया कोई अटैक हो रहा है एसिड का, एसिड के पास में H पॉजिटिव आयन है, यहां पर हमारा बफर सॉल्यूशन भी है, यहां पर हमारा बफर सॉल्यूशन भी है। अब ये स्मॉल अमाउंट में एसिड आ रहा है, बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, इस H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा, और भैया यही तो है आयनिक इफेक्ट रिड्यूस करना, आयनिक इफेक्ट रिड्यूस करना। भाई जब तक हमारा बफर सॉल्यूशन आयनिक इफेक्ट को रिड्यूस नहीं करेगा तब तक तो कुछ होगा ही नहीं, तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। तो बफर सॉल्यूशन आयनिक इफेक्ट को जब रिड्यूस कर देगा तभी तो कुछ होगा, जब वो आयंस के साथ में मिलकर के उसको न्यूट्रल कर देगा तभी तो पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि भाई H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, वो तो पीएच को चेंज करेगा ही करेगा, पर उसको उस पीएच को चेंज होने से पहले बफर सॉल्यूशन बोल रहा है आओ इधर आओ बेटा, H पॉजिटिव आयन इधर आओ, हमारे पास में देखो एक OH रखा हुआ है, इसके साथ बाइंड अप होगा, चुपचाप निकल जाओ, पीएच को कुछ हाथ नहीं लगाने का। जब स्मॉल अमाउंट में एसिड आता है या बेस आता है, वहीं अगर जो बेटा लार्ज अमाउंट में अगर बफर सॉल्यूशन, फिर वो लार्ज अमाउंट में जो एसिड और बेस आता है वो उधर बोलता है ए बफर सॉल्यूशन बाबू इधर आओ,
अपने पॉजिटिव नेगेटिव इधर देने का और अब हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का, वो पीएच फिर चेंज हो जाता। ठीक है, आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं भैया, टेंशन नहीं लेने का कुछ भी, बस मजे में पढ़ने का। आ जाओ, मैक्सिमम सोल्युबिलिटी इन वाटर, बफर सॉल्यूशन की वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखिए बेटा, एक्चुअली में होता क्या है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट। तो आप बोलोगे सर यूनिवर्सल सोलवेंट कैसे बोल दिया आपने, ऐसे कैसे आपने वाटर की इतनी बड़ी उपाधि बना दी? भाई बिल्कुल सही बोला है, क्यों बोला है वो भी सुनो। अब देखो बेटा क्या है कि पानी हमें कहीं भी मिल जाता है, नाली ले लो, झील, तालाब, बारिश बारिश, कहीं हर जगह पानी है ना? हर जगह पानी है, कहाँ पानी नहीं है बताओ? हर जगह पानी है। मैं बोलता हूँ तुम धरती खोदने लगो, इसमें से पानी निकल जाएगा। मतलब कि तुम कितनी प्राउड की बात, हम पानी पर चल रहे हैं यार, सोचो। भले 200 फीट ऊपर हो, 400 फीट ऊपर हो, चल तो पानी पर ही रहे। 400 फीट खोदो पानी निकल जाएगा। हमारे इधर तो 70-80 पे निकल जाता था पहले, अब पता नहीं कितने पर निकलेगा। ठीक है, बस खुश हुआ करो यार, प्राउड क्या करो, तुम पानी पर चल रहे हो। आ जाओ अब आगे चलो। स्टेबिलिटी, लिस्ट इन्फ्लुएंस बाय द आयनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर, जो हमारे आयनिक इफेक्ट हो रहा है या फिर टेम्परेचर हम लोग घटा बढ़ा रहे हैं, तो बफर सॉल्यूशन के पीएच पर लीस्ट इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि कम से कम इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। चलिए आगे आ जाइए। बफर कंपोनेंट शुड बी इजी टू ऑब्टेन एंड प्रिपेयर। अब ऐसा नहीं देखो बफर सॉल्यूशन इतना काम कर रहा है, अब ये अकड़ में नहीं आना चाहिए। मैं देखो अकड़ में आया कि मुझे बनाना आसान नहीं है, या मेरे जो सब्सटेंसेस है जिससे मैं बनाया जा रहा हूं उन्हें पकड़ के लाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। बफर सॉल्यूशन बोलता है देखो हम सब काम करेंगे और जिससे हम बनते हैं वो भी इजीली तुम्हें मिल जाएगा और मैं इजीली बन भी जाऊंगा। ठीक है, बफर सॉल्यूशन, अच्छे बफर सॉल्यूशन की यही तो पहचान होती है। ठीक है जी, तो ये बफर सॉल्यूशन की कहानी हो गई समाप्त। बफर सॉल्यूशन की कहानी हो गई समाप्त। और यहां तक की समाप्त कहानी में किसी को कोई समस्या? कितनी बात सभी को क्लियर है भाई? फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि अब हमारा बफर सॉल्यूशन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किसके अंदर कितना आंसर लिखना है, बता दो जल्दी से। भाई यूनिवर्सल सोलवेंट भी और डिजोल्वेंट भी, वैसे डिजोल्वेंट कुछ नहीं होता, डिजोल्व होता है ना? तो सारी लगभग आप लोग देखोगे 70-80% पानी में चीजें घुल भी जाती है, तभी तो उसे यूनिवर्सल सोलवेंट बोला है। गधेड़ा, थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो। ठीक है, आ जाओ अब देखो बेटा ध्यान से, अगर जो हम लोग बफर सॉल्यूशन के बारे में बात करें, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, बेटा बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा एग्जाम में। आपसे सीधा पूछ सकता है, या तो डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे सीधा, व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन से डेफिनेशन पूछ लेगा, 2 नंबर के बाद जो व्हाइट पेन से लिख रहा हूं सब 2 नंबर के क्वेश्चन है। बफर कैपेसिटी की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर बेटा आपसे पीएच के बारे में भी पूछ सकता है, पीएच या फिर पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, 2 नंबर में। ओके, अभी मैं बफर सॉल्यूशन के अंदर बता रहा हूं। आप लोगों से बेटा 2 नंबर में पूछ सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी, क्योंकि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी एक इसी का पार्ट है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है जी, तो इनमें आपको खाली बस डेफिनेशन लिखनी है 2 से 3 लाइन वाली, और इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी लफड़ेबाजी में चक्करबाजी में मत पड़ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? सॉरी, 7 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर जो मैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं आप लोगों से इस यूनिट से, तो बेटा वो क्या है आपसे, यहां पे आपको पूछ सकता है बफर इक्वेशन के बारे में। बफर इक्वेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, जो कि मैंने आपको कल बताई थी, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। ठीक है, या फिर बेटा आपसे डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट ऑन
बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने को बोल सकता हूं। अब इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, देखो एक आपको इसके अंदर बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, बफर कैपेसिटी की, टाइप ऑफ बफर, प्लस आपको यहां पर क्या लिखना है बेटा, आपकी आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर और रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी। ये 5 से 6 चीजें आपको लिखनी है, लगभग 2.5 पेज का और 3 पेज का आपका मैटर यहां से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ गुड बफर भी इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। भाई अगर जो मैं बफर कैप, ये जो बफर इक्वेशन वाला पोर्शन है, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, बफर सॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद में आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन के बारे में, प्लस आपको यहाँ पर बफर इक्वेशन भी एक्सप्लेन करनी है और क्राइटेरिया ऑफ गुड बफर भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते बेटा। अगर जो यहाँ पर 7 नंबर में आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं बात करता हूँ बेटा किसके बारे में, 10 नंबर के क्वेश्चन बारे में, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन। वैसे हालांकि कभी यहाँ से बफर सॉल्यूशन से 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा नहीं गया, एक आध यूनिवर्सिटी में कभी कभी पूछा गया होगा, पर मैं फिर भी बता देता हूँ आपसे। अगर जो बफर सॉल्यूशन या फिर बेटा कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिख जाए जहां पर तुम्हें लिखा हुआ हो बफर सॉल्यूशन, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन या XYZ कुछ भी, तो बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन से स्टार्ट करना क्वेश्चन, और जितना बफर सॉल्यूशन के बारे में आता है और 4.5 पेज का मैटर ना हो जाए तब तक बस लिखते जाना, लिखते जाना, बस लिखते जाना और लिखते ही जाना, बस। ठीक है, बस इतनी बात याद रखना। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखिएगा। ओके, आई बात समझ में। अब देखो बेटा, एक चीज आप अपने दिमाग में गार्ड मार रहे हो, मैं हर एक सेशन में चीजें बोलता हूं, जितने भी बैचेस अभी तक गए हैं, आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन है ना, एग्जाम हॉल में जाकर के नहीं करनी है। एग्जाम की प्रिपरेशन बेटा आपको घर से ही करके जानी है, ये बात याद रखना। महेंद्र सिंह धोनी का सभी ने नाम सुना होगा, उसका एक इंटरव्यूज जितने भी उनके साथ में खिलाड़ी खेले हुए हैं, प्लेयर्स खेले हुए हैं, या फिर वो क्या बोलते थे कि मेरे पास फील्ड में जाने से पहले हर गेम का गेम प्लान होता था। ये बात सभी ने उनकी सुनी होगी। वो ही गेम प्लान बेटा आपके पास में भी होना चाहिए। ये आपका फील्ड है, ये आपका फील्ड है। इसके लिए पास में जाने के लिए आपको घर से ही अपनी प्रिपरेशन करके जानी है। क्या प्रिपरेशन करके जानी है कि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको पहले उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। अगर जो 1 वर्ड आंसर आया तो मैं उसको 1 वर्ड आंसर लिख के बस छोड़ दूंगा, उसके अलावा मैं उसके अंदर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना नहीं चाहूंगा। क्योंकि 1 वर्ड आंसर एग्जामिनर क्यों देता है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनर इजीली पढ़ सकता है। वो 1 वर्ड आंसर इस वजह से देता है क्या, ताकि कि आप बच्चे को देख सके कि बच्चे ने जो पूछा है वही लिखा है या फिर कुछ भी भर रखा है, और वहीं पर ही स्टूडेंट मार खा जाते हैं। 1 वर्ड आंसर में भी वो सोचते हैं कि मैं पूरी कॉपी को इसी आंसर में भर दूं या फिर मैं आधा पेज इसी आंसर में भर दूं। क्यों? आपको बेटा यहां पर खाली 1 वर्ड आंसर के लिए 1 वर्ड आंसर करना। अदरवाइज अगर जो कोई क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्या है, खाली टाइप्स के नेम पूछे गए, तो उसकी 2 लाइन के डेफिनेशन और नाम लिख देने। तो आपको इस प्रकार से आंसर को रिप्रेजेंट करना है, जिसकी प्रिपरेशन आप अपना घर से ही माइंड सेट करके जाओगे। आपको ये टारगेट बनाना है, 1 वर्ड आंसर आया तो 1 वर्ड आंसर करूंगा, अदरवाइज आधे पेज से ज्यादा और 1 पेज से कम मैं अपना मैटर लिख करके आऊंगा एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ये आपका घर से माइंड सेट होकर के जाना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करना है बेटा, आपका अगर जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है,
तो आपको घर से ही माइंडसेट बना करके जाना कि मुझे ये क्वेश्चन 3 से 3.5 पेजेस के बीच में अटेंड करना है। अगर जो हो सका तो मैं इसको 2.5 पेज तक तो मिनिमम अटेंड करूंगा ही करूंगा, अगर जो बाय चांस लास्ट में टाइम कम बचा तो। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे जिनके 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो बेटा वो भी याद रखना कि आपको बेटा क्या है, 2 से 2.5 पेज में तो क्वेश्चन ये अटेंड करना ही करना है, 3 पेज का भले ही हो जाए, ठीक है, ये आपको इतना क्वेश्चन अटेंड करना ही करना है। 10 नंबर के क्वेश्चंस की बात की जाए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको बेटा कहां पर 4 से 4.5 पेज तक लेकर के जाने ही है। 5 भले हो जाए पर 4 से नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आंसर। इतने पेजेस में आपका आंसर होना ही होना चाहिए। ये माइंडसेट आपको घर से लेकर के जाना है। आपको ये भी माइंडसेट घर से लेकर के जाना है कि मुझे 5 नंबर वाला सेक्शन या फिर 7 नंबर वाला सेक्शन 2 घंटे में अटेंड करना है, मुझे 10 नंबर वाला सेक्शन आधे घंटे में अटेंड करना है, मुझे जो ये वाला कौन से वाला 10 नंबर वाला, ये 20 नंबर वाला सेक्शन है, ये मुझे 30 मिनट में अटेंड करना है। ये माइंडसेट भी बेटा आप लोगों के घर से ही देखो, ये चीजें आप लोग कभी भी नहीं करके जाते होंगे। ये मैंने बहुत बड़ी चीज आप लोगों को बताई है, ये चीजें मैं खुद से करके जाता था। मैं कॉपी जब भी ओपन करता था ना, तो कॉपी पे मिलने से पहले हमें पेपर मिल जाता था 15 मिनट पहले, ठीक है। शायद आप लोगों को कॉपी मिलती हो, हमारे साथ में भी ऐसा हुआ, बहुत सारे पेपरों में कॉपी हमें मिली है पहले, एंट्री फिल करने के लिए पेपर बाद में मिला। पर लेकिन बेटा आपको जो पेपर मिलता है, चाहे वो 15 मिनट पहले मिले या फिर जब पेपर स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट पेपर को पढ़ने में दो। पेपर को अच्छे से तसल्ली में पढ़ो। आपने पेपर बिल्कुल आसान से अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद में क्या करो, अपनी कॉपी को देखो और वो सेक्शन आप पहले डिसाइड करो कि आपसे कौन सा सेक्शन सबसे अच्छे से आता है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बन रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहले वो लिखो। कहीं नहीं लिखा है पहले कि आपको सेक्शन ए अटेंड करना है, आप बी भी अटेंड कर सकते हो, पर हाँ ये है कि बी पहले बी अटेंड कर लिया, उसका एक क्वेश्चन का फिर ए का दूसरा कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपने सेक्शन बी उठाया तो वहीं पर ही सेक्शन बी को खत्म करना, फिर सेक्शन ए स्टार्ट करना। तो इससे क्या होगा बेटा, आपका कॉपी लिखने का तरीका जो आपने स्टार्टिंग में, मैंने हमेशा बोला क्या कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो ये चीजें आपको घर से सोच करके जानी पड़ेगी। आरजीबीवी, ठीक है, तो ये चीजें याद रखेगा। अभी जो आपका मंथली टेस्ट और अभी जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसमें ये चीजें याद रखेगा जो मैंने यहां पर आप लोगों को बताई है। वन वर्ड आंसर मतलब वन वर्ड आंसर, 2 लाइन डेफिनेशन मतलब 2 लाइन डेफिनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीजें याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो ये प्लानिंग आपको, प्लानिंग प्लॉटिंग घर से करके जानी पड़ेगी। पता है, मैं अपना एक पर्सनल वो आपको बताऊंगा। जैसे हमारी कॉपी रहती थी ना, मैंने पहले पेपर रीड करता था और मैं अंदाजा लगा लेता था कि मैं इस क्वेश्चन को कितने पेजेस का लिख सकता हूँ। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन हमेशा मैंने पहला क्वेश्चन 8 से 9 पेजेस का अटेंड किया हमेशा। जो उनसे मुझसे अच्छे से आता था सबसे पहले वही क्वेश्चन करता था। आरजीबी में 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने रहते हैं। तो क्या हुआ एक्चुअली में कि मैं वहां पर क्या है, अपनी कॉपी के नीचे है ना, जैसे 8 पेपर गिने और नीचे ऐसे डॉट, हल्की से डॉट से मार्क कर दिया। तो जैसे मैं आंसर लिखता रहता था ना, तो मैं आंसर लिखते लिखते कि ज्यादा बड़ा ना हो जाए या ज्यादा छोटा ना रह जाए, तो मैं फिर पेपर पलट के देखता था कि मेरा डॉट कहां पर है। जैसे अगले पेपर पे मान लो इधर साइड डॉट लगा हुआ है, तो मैं तुरंत उस आंसर को क्या है, फिर उन 1.5 पेज में या 2 पेजेस में जो इधर और इधर वाला पेपर बचा है उसमें क्या है, शॉर्ट करने की कोशिश करता था और फिर वहां तक लाते लाते मेरा वो आंसर वहीं पर एंड हो जाता, ताकि मैं उस पहले आंसर को 8 पेज से ज्यादा ना लिख पाऊं। अदरवाइज मैं क्या करता था, अगला क्वेश्चन फिर मेरा 7 पेजेस में जाता था, उससे अगला क्वेश्चन फिर से 7 पेजेस में, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6.5 पेज का रहता था, और 5वां क्वेश्चन तो कभी मैं कंप्लीट अटेंड कर ही नहीं पाया। वो शायद कभी 4 पेज का लिख करके रह गया, आधा क्वेश्चन रह गया, या फिर कभी वो बस 2 या 3 पेजेस का लिखा गया, इस तरीके से होता था। ठीक है, पर हाँ सप्लीमेंट्री ऑलमोस्ट हर एक पेपर में ली थी। 8 पेपर ये हो गए, 7 15 7 21 6 वहां पर आ गए,
है ना। तो इस तरीके से मिला करके 32 पेपर की कॉपी रहते हैं, जिसमें पहला और दूसरा पेपर तो हमारा ब्लैंक हो जाता है, 30 पेज की कॉपी बनती है वो, है ना। उसमें से फिर 4 पेज और लिखते तो सप्लीमेंट्री के 1-2 पेपर तो भर ही जाते थे। तो ये तो चली है चीजें हमेशा, है ना। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पहला और दूसरा क्वेश्चन 8-8 पेजेस का अटेंड हो गया, तीसरा भी 8 का चला गया, पहला कभी 10 का भी गया है। तो ऐसा भी हुआ है। तो वो पहले से उस चीज की प्लानिंग थी, घर से माइंडसेट जाता था, कॉपी में पहले ही चीजें मार्क होती थी, हल्का से बस पिन, हल्का जैसे बस ऐसे पेन लगा करके छोड़ दिया, बस इसमें कौन सा यूएफएम बन रहा है, बस हल्का सा पिन लगा दिया। अब बेटा देखो, यूनिवर्सिटी सब अच्छे सब बेकार है, सब अब देखो, जिसके अच्छे नंबर आते हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी वो अच्छी, और जिसके बेकार आते हैं उसके लिए वो यूनिवर्सिटी बेकार, बस ये बात। चलो आ जाओ, बैक टू द टॉपिक आ जाओ। हम लोग बात कर रहे थे बेटा किसके बारे में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन अपने क्या होते हैं। 3 प्रकार के सॉल्यूशन अपने रहते हैं, मैंने यहाँ पर इमेज ऐड की हुई है क्या। ओए, काय बैक, चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। नहीं हो रही तो क्या दिक्कत है, गुस्सा गाय को दिखा दो, ऐसे गुस्सा नहीं दिखाने का। चलो आ जाओ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अरे कोई परेशान हो गया यार, रुको 1 मिनट बच्चों। कोई परेशान हो गया, काहे 2 घंटे क्लास ले रहे हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा क्या होते हैं, हमारे वे सॉल्यूशन जहां पर हमारे सेल के अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन क्या हो, सेम। जल्दी जल्दी सुन लो भाई बातों को बस। बातों को कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। मतलब कितनी वाहियात लाइन है कि कोई तेरे खातिर है जी रहा, और वो चला जाएगा तो मरेगा नहीं ये, है ना। एक वो गाना चल रहा है अभी, कौन सा, आ लीलम गजली ले ले गिलां जंगी, है ना, कौन सा गाना है? अरे जो अभी वो चल रहा है एनिमल मूवी का, क्या नाम है उसका, ऐसा कुछ है ना। हे हे, एक वो बागा बॉय का एक वो है सॉन्ग, सुना है तुम लोगों ने, एक कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। आज हम उसको गाने को गाएंगे, है ना, क्योंकि आज हमारे सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज उस गाने को हम लोग गाएंगे, जरूर गाएंगे शाम भर। कॉपी का ऑप्शन क्यों नहीं दिया आपने। चलो कोई बात नहीं, हम इसी डायग्राम में बताएंगे आज आपको। इधर देखो बेटा, जल्दी से ध्यान से। ए, ऐसा मत बोला करो तुम लोग, 8 बजे तक क्लास चलेगी, जब मैराथन क्लास चलेगी तुम तो 2 घंटे में सो जाया करोगे यार। यार कौन परेशान, आज देखना मैं, जब कोई फोन नहीं उठा रहा तो मतलब बिजी होगा ना इंसान, यार इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए बच्चों में। हद की बात होगी यार, है ना। नहीं, कॉमन सेंस नहीं है लोगों में यार, कि मतलब कि वो इंसान फोन नहीं उठा रहा, ऑब्वियसली बिजी होगा वो। हेलो, हेलो, हेलो। बोलता नहीं है फोन करके, हम अपना फोन अपने पास ही रख लेंगे, चार्ज नहीं होने देंगे हमारा फोन। आ जाओ, देखो बेटा जी, होता क्या है असल में, देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहता है बेटा, इस सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और ग्रीन सा आपको दिखाई दे रहा है, और जो रेड वाला दिखाई दे रहा है सेल के बाहर का कंसंट्रेशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है।
हम इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर ले क्या? बिल्कुल कर लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, आज हम आपको अच्छे से समझाएंगे 3D मॉडल, है ना। देखो अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, अगर जो हमारे मान लो क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ, सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेल के बाहर से कुछ मॉलिक्यूल सेल के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बेटा एट दैट स्टेज, जैसे हमारे जैसे मान लो 3 मॉलिक्यूल ये सेल के बाहर से अंदर की तरफ गए, तुरंत उसी स्टेज पर, हेलो, हाँ जी कौन, जी बोलिए। बेटा आप अभी मुझे 2 घंटे बाद बोल दीजिएगा कि मैं क्लास में हूँ, तो मैं आपको ओके। चलो आज देखो बेटा, हम क्या बता रहे थे कि जैसे मान लो हमारे 3 मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव किए, तो उसी स्टेज पर उसी टाइम पर बेटा क्या होंगे, हमारे सेल के अंदर से भी 3 मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव करेंगे। 3 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, बाहर की तरफ मूव करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बनानी है बेटा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उन्हें यहाँ पर क्या बनानी है बच्चे, इस कंसंट्रेशन में दोनों जगह, यहाँ पर भी, यहाँ अंदर भी और सेल के यहाँ बाहर भी, दोनों जगह क्या बनानी है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसी वजह से क्या बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जहां पर सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह कंसंट्रेशन क्या हो बेटा, सेम हो। क्या हो बेटा, सेल का कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों जगह क्या हो, सेम हो। तो ऐसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बात सभी को क्लियर है? पता नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं जो ये पूछे अजीत आपने खाना नहीं खाया आज, आप इतनी देर तक क्लास क्यों ले रहे हो, काश ऐसा कोई होता। चलो कोई बात नहीं, हर किसी की जिंदगी में शिवल्ली नहीं होती ना, हर हर पुष्पा की जिंदगी में शिवल्ली नहीं होती। ये पुष्पा अकेला है। जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है क्या? जल्दी बोलो यार, जल्दी जल्दी बोला करो, तुम लोग ऐसे क्या सोचते सी रहते हो। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कहानी हो गई, ठीक है। आ जाओ चलो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोटोनिक के बाद में बेटा बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, इसी डायग्राम में मैं बात कर दूं किसके बारे में, अगले सॉल्यूशन के बारे में। वो क्या है बेटा अपना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बाहर से ज्यादा हो जाएगा, या फिर बोला जाए कि हमारा बाहर का कंसंट्रेशन अंदर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा बेटा, हमारी सेल जो है इसमें क्या होगा बेटा, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे, ऐसे, इस तरीके से। क्योंकि दोनों जगह इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी है, दोनों जगह क्या करनी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी है। अब इस केस में क्या होगा बेटा, हाइपरटोनिक के केस में जो हमारी सेल है भाई, उसमें अंदर जितना मॉलिक्यूल था, मान लो मेरा पेट इतना बड़ा है, तो वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा होगी, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, हाँ। अब मेरे इसमें से क्या है, थोड़ा थोड़ा करके क्या है, मांस बाहर निकाला जाए, तो क्या मेरा पेट अभी भी इतना ही रहेगा? वो क्या है, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। वही बात है, क्या होगा बेटा कि भाई ये तो कंसंट्रेशन उतना ही था, अब बाहर का खुद से कम हो गया, इस बेचारी सेल का इसमें क्या कसूर,
पर इसे रूल कानून फॉलो करने पड़ेंगे, नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। नियम कानून सबके लिए सेम है कि अंदर और बाहर सेम कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो ये बेचारी क्या करेगी, अपने अंदर जितना जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब इन दैट केस क्या होगा बेटा, सेल हमारी क्या हो जाएगी, सेल हमारी क्या होगी बेटा, श्रिंक होगी। क्या होगी, क्या होगी बेटा, हमारी सेल क्या होगी, श्रिंक होगी। ठीक है सर, काश मेरी जिंदगी में कोई होती सर, और अपना टाइम आएगा भाई, अपने को ऐसा टाइम नहीं लाना है, ऐसा टाइम लाना होगा ना अपन कल ही ले आएगा। इतना भरोसा है भाई को खुद पे। ठीक है चलो, तो हमारे हाइपरटोनिक में क्या होगा बेटा, सेल हमारी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, याद रखें। अगली कंडीशन, अगली कंडीशन क्या है तेरी, तू बता दे, तू बता दे। चलो अगली कंडीशन देख लेते हैं, हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक क्या होता है जी, हाइपोटोनिक का मतलब है बेटा कि जो हमारी सेल है, अब इसका अंदर का कंसंट्रेशन तो नहीं है, बाहर का कंसंट्रेशन इससे अब ज्यादा हो गया। अब भाई नियम कानून फिर से सेम, अब यहां पर क्या होगा, जो हमारा कंसंट्रेशन बाहर बढ़ा है वो क्या हो जाएगा जी, अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब भाई एक बात बताओ, जैसे हमारा पेट है, हमारे पेट की कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की, बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं, इसमें कोई भी झूठ वाली बात है ना। वैसे अगर जो कोई खाना वाना अच्छा बनाओ तो मैं 4 भी खा लेता हूँ, ठीक है, वो अलग बात है। अगर जो किसी दिन पूरे दिन भूखे हैं, शाम को खा रहे तो वो फिर 4 खा लेते हैं तसल्ली। पर वैसे 3 रोटी खाने की कैपेसिटी है, सुबह 3 शाम को 3, बात खत्म। और 3 कप चाय दिन में को 4 भी मिल सकते तो मजा आ जाए। तो क्या बोला गया जी, अब हमारा क्या है भैया, हमारा पेट है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी चलो हम बोलते हैं इसकी 4 रोटियों की है, ठीक है। अब इसमें 6 रोटियां बोल दे, 6 रोटी तुम्हें खानी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भूल जाएगा, दादा रे, अब ये इतना सा था, अब ये ऐसा हो जाएगा। भैया ये क्या कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है बेटा कि हमारी सेल हाइपोटोनिक के केस में क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी जी, स्वेल हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। जब आपको कभी किसी ततैया ने या मधुमक्खी ने काटा है, देखा होगा वहां पर क्या है बेटा, हमारा क्या सूज जाता है, आता है ना, सूज जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां की सेल के बाहर का कंसंट्रेशन अंदर से ज्यादा हो जाता है, और बाहर का कंसंट्रेशन अंदर से ज्यादा हुआ तो सेल के अंदर पार्टिकल्स ने मूव किया, और क्या हुआ भैया, स्वेल हो गई चीज। ठीक है, ठीक है, हो जाएगी। यही तो बात बस सुननी थी, बस यही बात इधर बोली गई है बस, और कुछ नहीं है राजू, इधर बस ये चीजें बोली गई है घुमा फिरा करके, कहाँ चला जाती है। ठीक है, बात क्लियर है नहीं है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, अगर जो सारी बातें जो हमने अभी आपको बताई सभी को क्लियर है नहीं है। देखो यहीं पर बात आएगी, ये रहा हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक ये रहा एनिमल सेल, हाइपोटोनिक क्या है, श्रिंक हो जाएगी हाइपरटोनिक में, और हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगी बेटा, सेल हमारी स्वेल हो जाएगी। यार जो बताते हैं वही यहाँ पर लिखा होता है, हो इसी बात का तो हमें गुरूर है। ठीक है चलो, यहाँ पर हमारे मेजरमेंट और मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी में हमारी कुछ वैल्यूज आएंगी, क्या है बेटा, हमारी पीएसए पीएसएम वैल्यूज है हमारे, तो इनको आप लोग जस्ट रीड ऑन कर लेना, पूरे लेक्चर्स में सारी चीजें बताई हुई है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, ये तो बस जस्ट आपको बतानी है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ओके, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी हमारे पास रुकिए 2 मिनट, 2 क्षण आप हमारे पास ही अभी रुके रहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर हमारा है 2, कोनो बात नहीं, कोनो बात। देखो इधर आ जाओ, जो बेटा 10 नंबर के क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो, इनमें क्या क्या लिखना है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बताया हुआ है, इसमें सब कुछ डिटेल्स में आपको फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में लिखना है, कि एसिड बेस बैलेंस में आपको क्या है, आपको एसिडोसिस एल्कलोसिस, डिफरेंस बिटवीन एसिडोसिस एल्कलोसिस,
तीनों बफर सिस्टम के बारे में, फॉस्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम, है ना, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। मैं ये चीज बेटा क्यों नहीं बता रहा हूं लाइव में, वो मेरी बात सुनो। उसके पीछे का रीजन क्या है? मैं अगर जो बताने बैठूंगा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस को, इसमें 2 लेक्चर जाएंगे। आपको पता है कि मैं अच्छे से बताने में बिलीव करता हूँ। मैं अगर जो आपको मेजर इंटेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट और हमारे फिजियोलॉजिकल आयंस की बात करते हैं, तो इसमें एक दिन मेरा पूरा जाएगा। 3 क्लास यहाँ पर चलेगी तुम लोगों की। अगर जो मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बताऊंगा, 2 दिन इधर जाएंगे, 5 क्लास तुम्हारी यहाँ चलेगी। और डेंटल प्रोडक्ट में एक दिन मैं पूरा ले लूंगा, तो 6 क्लास। अगर जो तुम लोग इस चीज को मानते हो तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूं कि अगर जो तुमसे बेटा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्वेश्चन पूछा गया, 7 नंबर में अगर जो ये क्वेश्चन आया, जहां से क्वेश्चन आएगा और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी से लिख लेना। 7 नंबर में पूछा गया तो यहाँ पर बेटा आपको NaCl और KCl के बारे में बताना, सॉरी NaCl और आपका क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बताना है। ठीक है। अगर जो 10 नंबर में पूछा गया तो बेटा यहाँ पर क्या है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl को भी इंक्लूड कर देना। ठीक है। C12H22 है ना, CaO14 ये फॉर्मूला होता है, लिख लेना चाहे तुम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट का। एक अभी ये सोचो कि सर को तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मूला भी याद नहीं है। याद है, बस वो बड़ा है इस वजह से हमने नहीं लिखा। ठीक है। एसिड बेस बैलेंस में मैंने आपको बता दिया, पूरा लिखना है। 7 नंबर में आए तो एसिडोसिस और एल्कोलोसिस वाला कॉन्सेप्ट स्किप कर देना। बस आपके तीनों बफर सिस्टम के बारे में लिखना है, एसिडिक बफर सिस्टम, बेसिक बफर, सॉरी फॉस्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ठीक है। ओके, चलो आज एक बहुत अच्छा जोक सुनाएंगे तुम्हें। मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट सेल के बाहर प्रेजेंट हो उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं, जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो उसे इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। ये आप लोगों को पता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से फिजियोलॉजिकल मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस और उनके फंक्शनिंग के बारे में ये भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। कैल्शियम के बारे में, फॉस्फेट के बारे में, क्लोराइड के बारे में, सोडियम के बारे में। फॉस्फेट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, कैल्शियम दांतों को और हड्डियों को मजबूत करने में, सोडियम वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, और जो Cl है हमारा, जो क्लोरीन है, वो क्या होता है बेटा हमारा बेसिकली क्या है, हमारा जो सोडियम है उसको इजिली सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव कराने में जो हमारा क्लोराइड आयन चैनल रहता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है। डेंटल प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं ये डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। टूथ डीके के बारे में लिखना पड़ेगा। आपका क्या है, डेंटल कैरीज के बारे में लिखना पड़ेगा, डेंटल प्लेक्यू के बारे में, गैंगेवाइटिस के बारे में, है ना। यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, और गैंगेवाइटिस में दांतों में झंझनाहट महसूस होती है ना। आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माउथ वॉश के बारे में लिखना पड़ेगा, और दोनों एग्जाम्पल आपके कैल्शियम सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बेटा, और आपका क्या है सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉरी आपका सोडियम क्लोराइड है क्या, हाँ सोडियम क्लोराइड तो है NaF, हाँ नहीं सोडियम फ्लोराइड, हाँ सोडियम फ्लोराइड ही तो है, काफी नाम चला है। ये इतना पोर्शन आपको डेंटल प्रोडक्ट से अगर जो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर जो 7 नंबर में पूछता है तो ये सारी चीजें लिखना, और कैल्शियम कार्बोनेट को बस एक्सप्लेन करना, बस इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। चलो अब मेरे साथ सॉन्ग कौन कौन गाएगा यूनिट नंबर 2 खत्म होने की खुशी में? चलो जल्दी बताओ सॉन्ग कौन कौन गाएगा, जल्दी से बताओ। चलो बागा वाला सॉन्ग गाएंगे आज हम लोग। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे ना, बागे वाला सॉन्ग देखो। हे हे कॉन्ग्रेचुलेशन, ए सेलिब्रेशन, आज हमारी इनऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेकंड यूनिट खत्म हो गई। हम लोग नाचेंगे, गाना गाएंगे, क्योंकि की 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, ए सेलिब्रेशन, 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई।
2 यूनिट से हमारे लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। हे। ठीक है। अरे यार पिंटू कुमार, एक बात बताऊं बेटा, देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, आप जैसे जिंदगी में इतना सीरियस होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है। आ रही है बात समझ में? स्टमक का एग्जांपल मैंने तुम्हें जस्ट समझाने के लिए दिया है। आ रही है बात समझ में? कैसे कैसे इंसान है यार, मतलब कि हद की बात हो गई। स्टमक का एग्जांपल जस्ट मैंने तुम्हें समझाने के लिए दिया है। कैसी कैसी बात करते हो यार, दिल तोड़ देते हो जब तुम्हें मैं इतने फनी फनी एग्जांपल देता हूँ। सीरियस एग्जांपल दूं क्या बस पढ़ाई पढ़ाई वाले? दिल तोड़ देते हैं यार ऐसे। अब से हम फनी एग्जांपल नहीं दिए गए, गुस्सा हो। चलो भाई जल्दी बताओ, आज की क्लास कैसी लगी, फिर उसके बाद में आज के सेशन को ऑफ करते हैं। जल्दी से बता दो आज की क्लास कैसी लगी। कल, अरे ये कुछ बोलने वाली बात थी यार, ये कुछ बोलने वाली बात थी, केवल बताओ इस बात में अब एक रत्ती परसेंट भी दम नहीं है। ऑब्वियसली यार 30 मिनट चलेगी, कैसन बात करत हो यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। जल्दी बता दो, मजा आ रहा है क्लास में नहीं आ रहा है? चलो आज एक बात बताओ जल्दी, एक बहुत सच्ची वाली बात, बिल्कुल अपनी खोपड़ी पर हाथ रख के बोलना, दिल पे हाथ रख के मत बोलना, खोपड़ी पर हाथ रख के बोलना। अरे चाचा, अभी पुष्पा झाग जाएगा। एक बात सच सच बताना भाई, इनऑर्गेनिक की क्लास में मजा आता है नहीं आता है? पढ़ाई होती है देखो, मजा आने का मतलब इन दी सेंस कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं नहीं होते हैं। सेकंड थिंग, आपको पढ़ने में भी मजा आता है और पढ़ने का मन करता है नहीं करता। यस, ये तीनों क्वेश्चन का अगर जो आंसर यस है तो हार्ट वाला इमोजी भेज दो चैट से। भोजपुरी का हलवा, का बाटू, का हलवा। चलो ठीक है, तो बेटा जी अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से कल सेम टाइम। और अभी आप लोगों की कुछ दिन एनालिसिस की क्लास नहीं होगी, तो 2 घंटे की तैयारी करके आया करो। 6 से 8 बजे तक लाइव क्लास चलेगी कुछ दिन, क्योंकि कि अगर जो कोई टीचर क्लास नहीं ले रहा है तो हम क्लास ले लेंगे। क्यों? कि भैया हम लोग फिर एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हैं ना, है ना? तो बोलते हैं ना कि अपने पुनित सर है ना, है ना? ठीक है, चलो। चलो मजा आ गया बेटा, चलो। बस पढ़ाना सफल, तुम्हारा मजा आता है, समझ में आता है, बस पढ़ाना सफल। चलो चलो भाई, सभी को प्रणाम। और हम लोग जैसे तुम्हें पता है कि इस बार हम लोग प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ने वाले, सब लोग हमें वोट करना, समर्थन करना। ठीक है, सबका साथ और सबका विकास होगा, फार्मेसी फील्ड में क्रांति लेकर के आ जाएंगे। ओके, सभी को क्या बोलते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर में आने वाले पीएम की तरफ से सभी को राम राम। कभी हो सकता है शायद ऐसा भगवान ने कभी हमारी रेखा में लिखी हो कि तुम पीएम भी बन सकते हो सकता है कुछ भी। बड़ी सोच रखनी चाहिए ना इंसान को, क्यों प्रधान बने हम, सीधा प्रधानमंत्री। ठीक है जी, चलो हमें वोट जरूर देना इस बार इलेक्शन में। ठीक है, सभी लोग हमारे साथ रहना ताकि कि फार्मेसी फील्ड में विकास हो सके। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार भाई। चलो, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय।